हेलो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ट्रिपल सी ओ लेवल का बेस्ट सीरीज सेशन। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है आज सेशन में। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये एक के ऐसे ही क्लासेस को करने वाले हैं जैसे आप पूरी थंबनेल आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आज हम आपको थंबनेल वगैरह भी दिखाने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल वगैरह शो हो रहा होगा। ठीक है, तो हमारी थंबनेल वगैरह शो हो रही है। ओ लेवल ट्रिपल सी संपूर्ण फंडामेंटल क्लास होने वाला है, बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल होने वाला है, प्लस आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, एक क्लास में पूरा रिवीजन करने वाला हूँ मैं आज। ठीक है, और जो भी बच्चा कंप्यूटर टैब में कोई भी सिलेबस आप कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, यानी जो बेसिक हमारा होता है बीसीसी, ठीक है, उसके लिए ये रामबाण सीरीज होने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा बेसिक क्लियर करने के बाद भी, ठीक है, टॉपिक्स को और क्वेश्चंस को लिया है। ठीक है, सारी चीज़ों को देखते हुए प्रत्येक एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत विशेष चीज़ है। ठीक है, बाकी होली की सभी को बहुत विशेष, बहुत सारी ढेर ढेर शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आज की क्लासेस आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाली है। तो शुरू करते हैं, टाइम नो वेस्ट करते हुए आज की क्लास को। बने रहेंगे हमारे साथ सभी लोग। ठीक है, तो आज की क्लास का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपने थंबनेल देख लिया होगा, सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आज क्लास आपकी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है, क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइसेस, यानी सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहा है। सबसे ज़्यादा मोस्टली प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले हम लोग इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और बोथ डिवाइस होते क्या, उन पे बात कर लें। तो इनपुट डिवाइसेस जैसे हम लोग जहाँ पे डाटा को कमांड करते हैं। कमांड करना क्या होता है? नहीं, जैसे आपने देखा है कि हम लोग ये माउस और आपका कीबोर्ड हो गया। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ जहाँ से डाटा वो आप दे रहे हैं, किसी चीज़ को कमांड दे रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जहाँ से डाटा आपको रिप्ले मिलता है, रिप्रेजेंट आपको प्रोवाइडिंग की जाती है। जैसे आपने देखा होगा, प्रोजेक्टर आपको दिखाने का काम करता है, डिस्प्ले, ठीक है, मॉनिटर हो गया, डिस्प्ले आपको काम करता है, प्रिंटर आपको प्रिंट निकालने का काम करता है। यानी दैट इज इस तरीके से चीज़ें क्या होती हैं, हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, बोथ डिवाइसेस कैसे होते हैं? बोथ डिवाइसेस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए आप घर में एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद आप घर से बाहर भी जाते हैं, तो यानी घर में आना आपका इनपुट होता है, घर के बाहर जाना ये आउटपुट होता है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओनली। और जैसे मान लीजिए दोनों काम जो कर रहा है, घर के अंदर रह रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, वो क्या होता है, प्रक्रिया होगी। तो प्रक्रिया करना है कि यानी बोथ डिवाइस का काम कहलाता है, इनपुट आउटपुट। तो सेम प्रोसेस होती है, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट। यानी अब इसमें क्या गया, पहला ऑप्शन भाई साहब ने दिया है मदरबोर्ड। क्या दिया? मदरबोर्ड। ये कोई इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस बोथ डिवाइस नहीं, ये एक सर्किट बोर्ड है। क्या है? सर्किट बोर्ड। इसको हम लोग मैन बोर्ड कहते हैं, मैन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। कि आपका मैन बोर्ड भी कहा जाता है, सीपीयू का मैन बोर्ड। ठीक है, मुख्य सर्किट बोर्ड भी, मुख्य बोर्ड भी कहते हैं हम लोग इसको, पीसीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग उसको पीसीबी के नाम से भी जानते हैं, पोर्टेबल सर्किट बोर्ड के नाम से। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से ये तो मदरबोर्ड हमारा हो गया। एक सीपीयू हमारा बोथ डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है? बोथ। जिसका पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। में एक एक चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, साथ साथ में समझ, पूरी चीज आपको समझ में आने वाली है। जितने भी भाई हमारे बीसीसी वाले हैं, सारे लोगों को क्लियर समझ में आएगी। ठीक है, तो बीसीसी यानी ये आपका सीपीयू क्या था? बोथ क्लासेस, बोथ डिवाइसेस होता है। प्लस सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं? ये भी बहुत बार पूछा जाता है, भाई सीपीयू को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो सीपीयू को हिंदी में हम लोग बोलते हैं केंद्रीय, क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रसाधन इकाई। ठीक है, आप लोग इस चीज को नोट करते रहेंगे, बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। केंद्रीय प्रसाधन इकाई, इसको सॉरी केंद्रीय संसाधन इकाई, भाई मिस्टेक हो गया, केंद्रीय संसाधन इकाई बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरा पॉइंट दे रहा है कीबोर्ड। क्या दे रहे हैं? कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट डिवाइसेस होता है। क्लियर बात है? ये कीबोर्ड हमारा सर्वाधिक यूज किया जाता है। बिल्कुल भाई, कीबोर्ड का काम होता है, जैसे आप टाइपिंग वगैरह करते हैं तो आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि टाइपिंग के टाइम पे हम लोग क्या यूज करते हैं? कीबोर्ड यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो इस तरीके से आप पीसीबी यूज करें तब भी आप कीबोर्ड यूज करेंगे, आप लैपटॉप यूज करें तब भी आप मोस्टली कीबोर्ड ही यूज करते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड का मोस्टली प्रयोग किया जाता है। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होता है जब मोस्ट, अगर इनपुट में बात करें तो ऐसा नहीं कि माउस का काम है, माउस का ग्राफिक्स डिजाइनिंग में प्रयोग ज्यादा किया जाता है और टाइपिंग में आपका कीबोर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ माउस का जिक्र भी नहीं किया गया, समझ रहे हैं? अगर माउस का जिक्र किया जाता तो हम लोग कंपेयर भी कर सकते थे। सिस्टम यूनिट की मैं बात करूँ तो सिस्टम यूनिट भी आपका कोई इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज का क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाला है, आपका थर्ड मतलब कीबोर्ड होने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चीजें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन रहा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? डिजिटल घड़ी। क्या बोल रहा है? डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है? अरे डिजिटल घड़ी जो होती है, ठीक है, उसमें आपने एक पहले से सब लोग मेरे को बताएंगे, जैसे डिजिटल घड़ी जो होती है उसमें आपने देखा होगा आवाज आती है आपकी,
आवाज आती है, ठीक है, तो आवाज आपने जरूर सुनी होगी, बहुत स्लो आवाज आती है, ठीक है, यानी कि कट 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 इस तरीके से आवाज आती है। चलिए मैं बात करूंगा, अभी समझाने वाला भी हूँ। पहला इसमें ऑप्शन दिया गया मेन फ्रेम, सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया मिनी कंप्यूटर, और थर्ड ऑप्शन दिया गया आपको सुपर कंप्यूटर, थर्ड ऑप्शन दिया गया माइक्रो कंप्यूटर। चार ऑप्शंस आपको दिए गए। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जिससे आपने देखा इनकी एक्चुअल में होती क्या है, इनकी क्षमता भी बहुत बड़ी होती है। क्षमता कैसी, यानी कैलकुलेशन करने की जो इनकी कैपेसिटी होती है बहुत बड़ी होती है, यानी कि कम से मान लीजिए 2 मिलियन कैलकुलेशन ये एक सेकंड में कर सकते हैं। 2 MIPS, MIPS मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये कंप्यूटर अधिकतम आपको प्रयोग मिलेगा आपकी जो, जैसे ये आपने देखा होगा स्टेशन मास्टर होते हैं, तो उस कक्ष में आपको ये देखने को अवेलेबल मिल सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा यूज किया जाता है रेलवे डिपार्टमेंट में, ठीक है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर आपका साइज में छोटा होता है। कैसा होता है? साइज में छोटा होता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर कैसा होता है? सुपर कंप्यूटर तो भाई इसकी तो बात ही नहीं कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर, नाम ही सुपर कंप्यूटर का। सबसे पहली बात है, इसलिए आपने देखा ये महंगा भी होता है। महंगा होता है यानी बहुत मोर एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। क्या हम लोग इसको साइज साइज भी आपका ग्रेटर साइज होता है, साइज भी बड़ा होता है, साइज भी बड़ा होता है, महंगा भी होता है। क्या ये परफॉर्मेंस भी अच्छी करता है? हाँ बिल्कुल। आप जो स्पीड परफॉर्मेंस होती है वो भी बहुत अच्छा करता है, स्पीड भी गति के साथ काम करता है। तो यानी इसमें तीनों चीजें पाई जाती है, महंगा भी है, साइज में बड़ा भी है, और तेज गति के साथ भी काम करता है। ये तीनों चीजों में पाया जाता है सुपर कंप्यूटर, समझ रहे हैं। और सुपर कंप्यूटर में क्या, सुपर कंप्यूटर को लोग अबाउट में बता रहा हूँ, अबाउट 10 MIPS, कितने? 10 MIPS यानी 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में काउंट कर सकते हैं आप। 10 मिलियन, समझ रहे हैं। तो ये बड़े-बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? आपने देखे बहुत बड़े-बड़े साइंटिस्ट होते हैं, बहुत बड़े-बड़े हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। बहुत बड़े जैसे आपके अदरवाइज मान लीजिए अब नासा वगैरह हो गया, या आपके साइंटिस्ट लोग हो गए, चिकित्सालय डिपार्टमेंट हो गया, यानी बहुत ऐसी जगह पे हम लोग सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मौसम विभाग भी हमारा ये सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करता है। मौसम विभाग आपको नॉलेज देता है, राइट। तो इस तरीके से चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाती है। बात करें हम लोग माइक्रो कंप्यूटर की, तो माइक्रो कंप्यूटर जैसे हम लोग, अच्छा आप सब लोग बताएंगे, हम लोग जब आप मान लीजिए क्लास ही देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप फोन चलाते हो, तो उसको लोग पीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। यानी पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? जिसको बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिगत संगणक, यानी वो कंप्यूटर जो व्यक्ति अपने साथ में लेके चल सकता है, साथ में सब काम कर भी सकता है, तो व्यक्तिगत संगणक कहलाता है, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर किसका देन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। किसका? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे बड़े बड़े आकार के ये देती रहती कंपनी। तो माइक्रो कंप्यूटर भी इस तरीके से एक आता था। इस कंप्यूटर में होता क्या, इसके साथ में आप गेमिंग गेमिंग कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, टेलीविजन चला सकते हो, एजुकेशन कर सकते हो, यानी कि बहुत सारे काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट कर सकते हो, गेमिंग फील्ड कर सकते हो, एजुकेशन कर सकते हो, यानी अदरवाइज सारे काम हम लोग कर सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत। यानी आपने पीसी जो आपका होता है मोबाइल वाला, इसमें आप क्या नहीं कर सकते हो? आप गेम नहीं खेल सकते हो, आप मोबाइल में कॉलिंग नहीं कर सकते हो, आप मोबाइल में टेलीविजन नहीं देख सकते हो, यानी सारे काम अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग इसमें मौसम विभाग की जानकारी नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका माइक्रो कंप्यूटर, तो इस कंप्यूटर का जो जवाब होने वाला है वो आपका मिनी कंप्यूटर। क्या है? क्योंकि घड़ी भी आपकी छोटी डिवाइस होती है, और छोटा ही कंप्यूटर प्रयोग किया जाएगा, बड़ा कंप्यूटर तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो यानी ऐसा नहीं कि ये आपको छोटा, पीसी जो होता है ये भी छोटा ही होता है, लेकिन मिनी कंप्यूटर और भी छोटा आता है, माइक्रो से भी छोटा होता है मिनी कंप्यूटर, समझ रहे हैं। तो ये आप इसकी अपेक्षा में ये छोटा होता है। तो सुपर कंप्यूटर आपका साइज में, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, बहुत बड़ा साइज होता है, महंगा भी होता है, और परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। सुपर मेन फ्रेम मैंने आपको बताया कि 2 MIPS वगैरह कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है, सेकंड में। और इसको मैंने आपको बताया स्टेशन मास्टर के कक्ष में अवेलेबल सेट किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको मिलेगी देखने को। मिनी कंप्यूटर आपकी वॉच में मिल जाता है देखने को, और आपको माइक्रो कंप्यूटर आपके साथ रहता है पीसी कंप्यूटर। आई होप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिल्कुल चीज़ों को समझाते हुए चल रहा हूँ, एक चीज़ को समझ रहे हैं। तो आपको अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो हमारे साथ बने रहेंगे। बाकी आज अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किस डिवाइस से गेम खेलना आसान हो जाता है? बहुत ही क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है। किस डिवाइस से गेम खेलना आसान हो जाता है? तो पहला ऑप्शन दे रहा है माउस डिवाइसेस, सेकंड डिवाइस दे रहा है लाइट पेन डिवाइसेस, थर्ड आपको दे रहा है कीबोर्ड डिवाइसेस, और चौथा दे रहा है, फोर्थ पॉइंट दे रहा है लाइट जॉयस्टिक डिवाइसेस, यानी 4 पॉइंट दिएगा। चलिए बात करते हैं माउस डिवाइसेस के बारे में। मैंने थोड़ा सा भी बात किया था। माउस जो आपका होता है वो इनपुट डिवाइसेस होता है, और इसको हम लोग माउस को ग्राफिक्स डिजाइन में अधिकतम प्रयोग किया जाता है, ऐसा कुछ बताया था। माउस आपके 2 प्रकार के होते हैं, बाकी चीजें सब चीजें हो जाती है हमारी, ठीक है। 2 बटन माउस होते हैं, 3 बटन माउस होते हैं, ठीक है। लाइट पेन की बात करें, लाइट पेन हम लोग से आपने देखा डिजिटल पैनल पे लोग पढ़ाते हैं,
वही लाइट पेन का यूज़ करते हैं। या आपने देखा होगा जो टच पैड होता है वो हमारा अलग होता है। तो लाइट पेन यानी अपने जो डिजिटल प्रोजेक्टर वगैरह पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपका क्या होता है, लाइट पेन होता है। बात करें हम लोग कीबोर्ड डिवाइसेस की, तो कीबोर्ड डिवाइसेस मेरा इनपुट डिवाइस होता है। कैसा होता है, इनपुट डिवाइस। मैंने जस्ट अभी आपको बताया, इसका प्रयोग टाइपिंग में मोस्टली किया भी जाता है। टाइपिंग में इनपुट डिवाइसेस होता है, साथ साथ में टाइपिंग में मोस्टली प्रयोग किया भी जाता है। बात करें हम लोग जॉयस्टिक डिवाइसेस की, तो जॉयस्टिक डिवाइसेस आपका इनपुट डिवाइसेस होता है और इसका प्रयोग अधिकतम आपको बिल्कुल, हम लोग गेमिंग खेलते हैं तो आपका जैसे रिमोट होता है, हाथ कंट्रोलिंग, सेम टू सेम डिवाइसेस होता है जॉयस्टिक डिवाइसेस। ठीक है, तो गेम खेलने में बहुत ही आसान होती है आपकी किस डिवाइस से, जॉयस्टिक डिवाइसेस से। समझ रहे हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जॉयस्टिक डिवाइस आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो आज आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम गणना यंत्र बोल रहा है। गणना यंत्र की मैं बात करूं तो गणना करने से हम लोग थोड़ी हिस्ट्री की यहाँ बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, हिस्ट्री। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ आपकी। तो हिस्ट्री अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग वहाँ से पढ़ते हैं जहाँ से चीज़ें आपकी एग्जाम में पूछने के स्टार्ट होता है। ठीक है, वहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, बाकी फिर ऑलरेडी बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं जो 16वीं सेंचुरी की बात करते हैं। 16वीं सेंचुरी की मैं बात करूँ तो सबसे पहले चार्ल्स बेबेज, आप सब लोग जानते हैं कंप्यूटर फादर चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ 16वीं सेंचुरी में, तो 16वीं सेंचुरी में एक कंप्यूटर आया था, सॉरी एक यंत्र आया था जिसको बोला गया था अबीकस। क्या बोला गया था, अबीकस। अबीकस के बारे में आपने शायद सुना। ठीक है, ये लकड़ी का डिवाइसेस है, लकड़ी का ढांचे, यानी इसकी जो विशेषता है वो बता दे रहा हूँ। लकड़ी का बना लो इस तरीके से। ठीक है, एक आप इसमें मान लीजिए मैंने ये वायर डाल दिया इस तरीके से, बाकी इस तरीके से हल्के हल्के पतले पतले तार डाल दो, मोती डाल दो, इस तरीके से बनाया गया था ये अबीकस। ठीक है, अबीकस के जो फाउंडर है ली चैन वगैरह कुछ नाम आता है, ली चैन। ठीक है, इनका अबीकस के जो फाउंडर है। ठीक है, ये आपका 16वीं सेंचुरी के आसपास आया, 1642 के करीब। इसके बाद में आपका आया पास्कल। कौन सा आया, पास्कल। पास्कल एक क्या नाम था इनका, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो इस एक हम लोग बात करें ब्लेज पास्कल, क्या है, ब्लेज पास्कल नाम का डिवाइस आया था। ठीक है, उनका ही नाम रखा गया पास्कल। तो उस डिवाइसेस की क्या किया गया, इस डिवाइसेस को बाद में लिया गया, 1645 के करीब लिया गया। और इस डिवाइसेस ने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करना स्टार्ट किया। मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया ब्लेज पास्कल नाम डिवाइस से, और अबीकस से किया गया था प्लस का काम और ऐड का काम, यानी डिवाइड का ऐड का काम यानी किया गया, और सबट्रैक्ट का काम किया गया। समझ रहे हैं। कैलकुलेटर, आपका कैलकुलेटर है। डिफरेंस इंजन क्या है, डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन जो आएगी आपका 18वीं सेंचुरी की बात होगी। कब की बात होगी, 18वीं सेंचुरी की बात होगी। ठीक है, तो 18वीं सेंचुरी 1822 में आपका डिफरेंस इंजन आया, 1833 में आपका एनालिटिकल इंजन आया। ठीक है, इसके बाद 1852 में आपका शायद आधुनिक युग में आपका भी आपके इंजन बहुत सारे आए। तो इस तरीके से 1642, 1645, उसके बाद मार्क 1 आया, हार्ड 1 आया, बहुत सारी चीजें आई। ठीक है, तो सबसे ओल्ड यानी प्रथम पूछ रहा है, प्रथम की बात करें तो भैया अबीकस यहाँ पे होने वाला है। कौन सा होने वाला है, अबीकस होने वाला है, इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि अबीकस 16वीं सेंचुरी के सबसे पहले में आया। अबीकस के बाद पास्कल, बहुत सारी चीजें फिर डेवलपमेंट हुई धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर आया। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में टेक्नोलॉजी खोजेंगे, टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे आईसी वगैरह हो गई, वैक्यूम ट्यूब हो गई, इस तरीके से टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी आने के बाद में हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर की 5th पीढ़ी में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको धीरे धीरे और भी आगे देखने को मिलेंगी। अभी जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी वैसे वैसे मैं आपको समझाते रहेंगे। ठीक है, बाकी मैंने अभी इतना आपको बता दिया थोड़ा सा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ चुके हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत बता रहा है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर की मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या क्या करता है डिजिटल कंप्यूटर, ऑपरेटिंग का ही खाली काम करता है क्या, खाली मापने का काम करता है क्या, वो एक यंत्र है ओनली, क्या डिजिटल कंप्यूटर जो आप चला रहे हैं वो ओनली यंत्र है, ऐसा है क्या, वो मापने का सिर्फ काम करता है क्या, वो ऑपरेटिंग का सिर्फ काम करता है, नहीं, क्या वो गणना और तर्क का काम करता है, नहीं, तो फिर क्या करता है भाई, ऑपरेटिंग का काम तो ऑपरेट करना होता है, डाटा फीड करना हो गया। ठीक, किसी का नाम चलाना हो गया, किसी का मोबाइल नंबर में आपने डाटा सेव कर लिया, मोबाइल नंबर डाटा उसका नाम सेव कर लिया, डाटा फीडिंग हो गया, ऑपरेटिंग कर ली। किसी चीज़ को आपने माप लिया, भैया ये 2 MB की फाइल है, ये तो मापने का काम हो गया। किसी फोन में आपने देख लिया कि जैसे मेल पे आपने देखा, मेल में हम लोग 15 MB का डाटा स्टोर करते हैं, समझ रहे हैं, स्पेस होता है, तो आपने माप लिया। यंत्र यानी अंदर कैसे मापते हैं, वही बात होती है ना, यंत्र यानी कोई यंत्र है, वो यंत्र है। यानी इसके बाद ये बोल रहा है गणना करता है, साथ साथ में तर्क का भी काम करता है। हाँ, ये तो बात सही है, गणना भी करता है, क्योंकि गणना करना होता है काउंटिंग करना,
और तर्क का काम होता है टेक्नोलॉजी से संबंधित का। तो भैया वो दोनों काम करता है, गणना भी करता है, तर्क भी करता है। ये साली एक एक ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सबसे आपका जो कॉमन सटीक आंसर वो होता है वो यही होगा, गणना और तर्क करना। समझ रहे हैं? क्योंकि गणना काउंटिंग करता है, नहीं आप कैलकुलेशन भी करते हैं और टेक्नोलॉजी की तरफ भी डिमांड करता है। तो आप इस क्वेश्चन नंबर का जो जवाब था क्वेश्चन नंबर 5 का, वो आपका ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, ठीक है। 5 कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं आज का। कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। इसका मतलब ये निकल रहा है, तो कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना भी होता है और गणनाएं भी करनी होती है। जैसे अभी आपने देखा था गणनाएं करना, गणना करना और तर्क करना। तर्क मतलब डेटा स्टोर करना, टेक्नोलॉजी की तरफ जाना। समझ रहे हैं? तो कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना, जैसे आप कोई फाइल को स्टोर कर रहे हैं, कोई चीज़ को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके लिए किस नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि भैया नंबर सिस्टम का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, नंबर सिस्टम क्यों पढ़ाया जाता है, नंबर सिस्टम स्टडी करना क्यों जरूरत होता है। तो नंबर सिस्टम जब हम लोग डाटा स्टोर करते हैं भैया, तो इसकी आप समझ लीजिए यहीं से इसकी डिमांड शुरू हो जाती है। जो बीसीसी सिलेबस होता है इसमें आपको यही चीजें बताई जाती हैं, बेसिक बेसिक चीजें स्टार्टिंग हमारी हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसमें बोल रहा है डेसिमल बोल रहा है एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपको बाइनरी बोला जा रहा है, तीसरा आपका ऑक्टल बोल रहा है और चौथा आपका हेक्साडेसिमल बोल रहा है। 4 ऑप्शन आपको बोले जा रहे हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन में पहला आपको डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल जो आपका है इसमें हम लोग पता है आपको बेस कितनी होती है, 10। कितनी बेस होती है, 10। 0 से लेकर 9 डिजिट होते हैं। बाइनरी में 0 से लेकर 1 डिजिट होते हैं, 0,1 बेस हमारी होती है 2। ऑक्टल में 0 से लेकर 7 डिजिट होते हैं और इसकी बेस होती है 8। हेक्सा में 0 से लेकर 15 डिजिट होते हैं, इसकी बेस होती है 16, ठीक है। ये तो हमारे नंबर सिस्टम के 4 पार्ट्स होते हैं, चारों को बता दिए गए। बाइनरी पहले आता है, ऑक्टल आता है, फिर डेसिमल आता है, फिर हेक्साडेसिमल आता है, ठीक है। तो इसमें जो आप बोल रहे हैं कि डाटा स्टोर करने के लिए, गणनाएं करने के लिए यूज किया जाता है, वो आपका क्या डेसिमल किया जाता है, क्या आपका ऑक्टल किया जाता है, क्या आपका हेक्साडेसिमल? नहीं, ये चीजें अदरवाइज आपकी लैंग्वेज में प्रयोग होती है, जैसे आपका डेसिमल वगैरह हो गया, ठीक है। क्या हम लोग बाइनरी का यही यूज करते हैं, क्या हम लोग ऑक्टल का यही यूज करते हैं, यानी बाकी चीजें आपकी लैंग्वेज में यूज की जाती हैं। आप याद रखें, लैंग्वेज वगैरह कमांड्स जब आप पढ़ेंगे, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो वहाँ कमांड्स वगैरह जो भी दिए जाते हैं, ठीक है, जो डाटा वेरिएबल होते हैं, जो डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन पे आप लैंग्वेज जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको नंबर सिस्टम का प्रयोग और भी बताया जाएगा, ठीक है, यूजेस बताए जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो बाइनरी। क्या होने वाला है? बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है, ये डाटा स्टोर किया जाता है, क्योंकि जो डाटा यानी कंप्यूटर जो डाटा एक्सेप्ट करता है वो बाइनरी रूप में ही लेता है। बाइनरी रूप का मतलब होता है 0-1। क्या होता है? 0-1। तो ये बाइनरी रूप में ही डाटा लिया एक्सेप्ट करता है और जो भी गणनाएं भी करता है वो भी बाइनरी रूप में ही करता है। समझ रहे? अच्छा, बहुत लोगों का डिमांड होता है सर बाइनरी रूप में हम लोग क्या यूजर्स जो होता है कम्युनिकेट करता है सिस्टम के साथ, वो 0-1 में क्या हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो 0-1 में क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई भी यूजर से कमांड करता है, कोई भी बातचीत करता है, ठीक है, सिस्टम के साथ में, तो जब वो कमांड देता है तो वो आपका बाइनरी लैंग्वेज यानी वो लैंग्वेज में नहीं देता है। बाइनरी लैंग्वेज को समझना ही पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ये एक संख्या है, मान लीजिए उन्होंने कोई संख्या लिख दी इस तरीके से 101111 यानी कुछ भी लिख दिया, तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, छोटी सी संख्या नहीं पढ़ पाएंगे, तो बड़ी संख्या बहुत है, यानी कि पढ़ भी ले रहे हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं, बहुत बड़ी संख्या को नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए आप लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, और लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं आप जैसे HTML पढ़ते हैं, C पढ़ते हैं, C++ पढ़ते हैं, उनके जरिए से आप कमांड देते हैं और वो क्या करता है कि जो आपकी बाइनरी लैंग्वेज है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम OS जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क यही होता है कि आपकी बात को सिस्टम तक पहुंचाना, यानी कि दोनों लैंग्वेज का ज्ञान रखता है, ठीक है। मशीनी भाषा का भी ज्ञान होता है और वो आपकी जो भी लैंग्वेज आप कमांड देते हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज को भी याद रखता है। तो दोनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ कन्वर्ट करने का काम करता है, इसीलिए उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यानी वो क्या करता है कि आपने जिस कमांड को दिया तो उस कमांड को सिस्टम तक उसी लैंग्वेज में पहुंचना, जिस लैंग्वेज में सिस्टम समझ रहा है। अब सिस्टम एरर दे रहा है अपनी लैंग्वेज में, लेकिन वो आपको अपनी लैंग्वेज में एरर दे देगा कि भैया ये एरर हो रहा है, तो इसीलिए इसका साइन भी आपने देखा होगा इस तरीके का बनता है, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा। समझ रहे? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का साइन होता है, नहीं आपकी बात को वहां तक पहुंचेगा, वहां इस डायग्राम्स वगैरह होते हैं। तो जो डॉस आप पढ़ेंगे, डॉस चैप्टर,
डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें आपको डॉस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जब डॉस पढ़ लेंगे, डॉस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, वो होता क्या है, मैंने जस्ट थोड़ा सा बता दिया अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको। तो डॉस जब आप पढ़ेंगे तो आपको कमांड भी पढ़ने को मिलेंगे। कमांड कितने तरीके होते हैं, दो कमांड होते हैं आपका, इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। यानी आप कमांड कुछ ऐसे होती है जो आप पीसी के अंदर वर्क करते हैं, कुछ ऐसे होती है जो बाहर वर्क करते हैं। ठीक, तो उनको दो कमांड बोले जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। इस ऑप्शन का जो इस क्वेश्चन का जवाब था वो आया था बाइनरी। क्या था, बाइनरी। बाइनरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो डाटा शिफ्ट करता है वो किस रूप में लेता है, बाइनरी रूप में लेता है, गणना भी बाइनरी में ही करता है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके कंप्लीट हो गए। तो आज का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। वह मेमोरी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को पता होगा, बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, जितने भाई हमारे ट्रिपल सी और ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज कोर्सेज भी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। कोशिश करेंगे आप जवाब दें। ठीक है, वह मेमोरी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। पहला ऑप्शन दे रहा है रैम मेमोरी, क्या है, क्या रोम मेमोरी है, क्या हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, क्या कैश मेमोरी। चार ऑप्शन दे दिए गए भाई साहब ने। ठीक है, तो रैम, अब आप, मैं थोड़ी सी मेमोरी की चैप्टर की मैं बात करूँ, थोड़ी सी मेमोरी की बात करूँ। मेमोरी का एक्चुअली मेमोरी का काम क्या होता है, मेमोरी होती क्या है। ठीक है, तो मेमोरी जो हमारी होती है वो क्या होती है, मेमोरी को दो भाग में डिफाइन किया है। कितने भाग में, दो भाग में। मेमोरी का काम मेजरमेंट भी होता है, मेमोरी का काम स्टोरेज करना भी होता है, मेमोरी का काम बहुत सारे होते हैं। ठीक है, डाटा एक्सेस करना भी होता है, डाटा को एनालिसिस भी करना होता है, बहुत सारे काम हमारे हो जाते हैं। तो मेमोरी का मतलब क्या, मेमोरी को दो भाग में डिफाइन किया गया है। एक आपकी होती है प्राइमरी, कौन सी होती है, प्राइमरी। एक आपकी होती है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जहाँ पे डाटा का परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेली स्टोर होता है। टेम्परेली समझते हैं, टेम्परेली वर्क कर रहा है, यानी आप जग रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं, सो गए तो पता नहीं चलता क्या हो रहा है। समझ रहे, इस चीज क्या होती है कि आप सो रहे हैं तब भी आपको याद है मैंने कल क्या पढ़ा था, वो आपका परमानेंट स्टोर होने वाला होता है। ये का काम ऐसा होता है कि आपने पढ़ लिया, भूल गए, टेम्परेली पढ़ लिया। बात समझ में आ रही, तो टेम्परेली का काम होता है, यानी कि इसको हम लोग प्राइमरी भी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी भी बोलते हैं, इसको हम लोग टेम्परेली मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है इसको, और इसको परमानेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के दो भाग होते हैं, एक होता है रैम, एक होता है रोम। क्या होता है, एक होता है रैम, एक होता है रोम। ठीक है, रैम क्या होता है, रैम आपकी वो मेमोरी होती है जो डाटा को एक्सेस करती है, डाटा को एनालिसिस करती है। सपोज दैट, जैसे आपने देखा होगा कोई भी सिस्टम को हम लोग ऑन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई परफॉर्मेंस आप चेक कर रहे हो, आप 2-3 फाइल को कंटिन्यू चला रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन चला रहे हो, तो सिस्टम क्या करता है, आपका रुक जाता है, रुक रुक के वर्क करने लगता है, यानी जो उसकी डाटा की जो एक्सेस क्षमता है वो कम हो जाती है, वीक हो जाती है। उस टाइम पे आप, हम लोग बोलते सिस्टम हैंग हो गया, अदरवाइज कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, कि सिस्टम रुक गया, तो उसकी जो एक्सेस क्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है, वो डाउन हो जाती है उस टाइम पे। ठीक है, तो इसी रैम का ही वर्क होता है। क्या किस चीज का वर्क होता है, रैम का, डाटा को एक्सेस करना ये। ठीक है, क्योंकि रैम भी आप दो प्रकार की पढ़ेंगे, कितनी पढ़ेंगे, दो। एक आप डायनेमिक रैम पढ़ेंगे, एक आप स्टैटिक रैम पढ़ेंगे। समझ रहे, डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम में फर्क होता है। एक आपकी जो स्टैटिक रैम होती है ये थोड़ी वीक क्वालिटी की होती है, और डायनेमिक रैम थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। ठीक है, मतलब क्या होता है, डायनेमिक रैम हमारी जो होती है उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सिस्टम आपकी जो परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत सारी कंपनियां आज के टाइम पे मार्केट में ऐसी अवेलेबल है, आपने देखा होगा। जो डायनेमिक रैम है वो आपको बहुत चीपर रेट में बता रही है, देने के लिए दे रही है। ठीक है, चीपर रेट मतलब बहुत सस्ते रेट में दे रही है। जैसे कि आप अदरवाइज बहुत प्राइवेट कंपनी को, अदरवाइज अच्छी कंपनी को आप पकड़िए, वीवो वगैरह हो गया। ठीक है, आप रियलमी को पकड़ लीजिए, आप सैमसंग को पकड़ लीजिए, ये कंपनियां आपको 4 GB रैम का पैसा अच्छा ले रही हैं। भाई आप दूसरी अदरवाइज कुछ ऐसी कंपनी को पकड़ लीजिए, आपको वही 10,000 8,000 रुपए में, 15,000 रुपए में आपको क्या दे रही है, 18 GB का, 15 GB का, 16 GB का, 8 GB का रैम आपको अवेलेबल करवा रही। सामने वाली कंपनी आपको 4 GB का रैम दे पा रही है। तो उस चीज़ों को समझेंगे जब आप पे चीज़ें पढ़ेंगे, तो वहाँ पे उसकी जो कैपेसिटी भी है वो बहुत वीक होती है, काम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, आपको सिर्फ वो सिर्फ दिखाई पड़ता है। आपको मोर एक्सपेंसिव जो कंपनी होती है वो कम देंगी, क्योंकि वो आपको 8 GB नहीं दिखाएंगी, कल को दिखा देंगी, मार्केट में वैल्यू उनकी डाउन हो जाएगी। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से आपको प्लस वगैरह भी लगा के कुछ कंपनियां देती हैं, प्लस 2 GB, प्लस 5 GB, कोई मतलब नहीं होता, कोई मात्र नहीं होता है। ठीक है, अदरवाइज आपको ये कंपनी अगर दे रही है तो इन कंपनी का मात्र भी होगा, क्योंकि ये आपको परफॉर्मेंस अच्छी दे रही है। तो रैम के बारे में बहुत अच्छे से डीपली आपको समझ होना चाहिए। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम के दो भाग होते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक रैम। जैसे मान लीजिए सिस्टम हमारा
रिफ्रेशिंग का काम करता है। 1 सेकंड में अगर सिस्टम आपका 1000 बार रिफ्रेश हो गया, सपोज दैट रिफ्रेश क्या होता है कि मान लीजिए कोई काम कर रहे हो, काम करते के टाइम पे करने के दौरान पे आपको कुछ अगर रेस्ट मिल जाता है तो आप क्या करते हैं, आराम मिल जाता है, फिर आपको जो एनर्जी होती है वो आप फिर दोबारा जब काम करोगे परफॉर्मेंस और अच्छी करेंगे। तो ऐसे ही सेम सिस्टम के साथ होता है, यानी कि जो उसकी परफॉर्मेंस होती है, जो उसकी यानी उसको रिफ्रेशिंग का काम करता है रैम हमारा, समझ रहे हैं। एक मिनट में सिस्टम कई बार रिफ्रेश होता है हमारा, समथिंग 1000 प्लस होता है हमारा, ठीक है। तो 1 मिनट में सिस्टम हमारा कई बार रिफ्रेशिंग का काम करता है। रोम क्या होता है, रोम भी आपकी एक मेमोरी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। क्या रीड ओनली मेमोरी, ये इसका काम क्या होता है, रीड एंड राइट, यानी बहुत सारा मटेरियल जैसे लोग टाइप करते हो, आप सिस्टम से पढ़ते हो, ठीक, दोनों काम करते हैं, स्टडी का भी काम करते हो और कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से विजुअली होती हैं, दिखाई भी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप रोम डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। किसका, रोम होते कितने, रोम आप पढ़ेंगे 3 से 4 टाइप्स पढ़ने को आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपका एक होता है ईपी रोम, जिसको बोलते हैं इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ईपी रोम। एक आपको देखने को मिलेगा ईईपी रोम, समझ रहे हैं, ईईपी रोम इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल, सॉरी ईईपी होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक आपको देखने को मिलेगा ईईपी रोम, ई इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ईईपी रोम, ठीक है। तो ईईपी रोम जो है, ये तो मैंने गलत बता दिया क्या, ईईपी रोम बता दिया, ईईपी, एक ई रोम बता दिया, ई रोम इरेजेबल हो गया, एक ईपी हो गया, एक ईईपी हो गया, ठीक है। ईईपी जो होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली, करंट में प्रयोग भी किया जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में हम लोग यूज करते हैं। तो ईईपी रोम आप यूज करते हैं स्टडी या समझ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कैश में भी आपका डाटा स्टोर कर दिया जाता है, नहीं कैश में क्या जाता है, नहीं कि हाँ। हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या किया जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो आप सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे सेकेंडरी के 4 पार्ट्स होते हैं, एचडीडी, एफडीडी, सीडीडी और पीटीटी। हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि पहली पार्ट्स आपकी आती है जिसको एचडीडी बोला जाता है, सेकंड आपका आता है एफडीडी जिसको फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बोला जाता है, तीसरी पार्ट्स आती है आपको जिसको बोलते हैं कम्पैक्ट डिस्क ड्राइव और फोर्थ आता है पेन डिस्क ड्राइव। चारों पार्ट्स के बारे में हम लोग डीपली तरीके से चर्चा करने वाले हैं। एचडीडी जो आपकी होती है इसको हम लोग डाटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, सीपीयू में लगा होता है, ठीक है। इसमें जो मैग्नेट यूज किया जाता है मैग्नेटिक, बाकी प्लेट्स भी होती है। आपने एक चीज देखी होगी, इसके अंदर 720 आरपीएम होता है, कितना होता है 720 720 आरपीएम होता है इसके अंदर, समझ रहे हैं। तो ये चीज क्या होती है, इसके अंदर 720 आरपीएम होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हार्ड डिस्क ड्राइव 720 आरपीएम का मतलब क्या होता है, यानी 1 मिनट में 720 राउंड लग रहा है। वहाँ पे जब हीटिंग होती है समझ रहे हैं, तो उसके लिए कूलिंग फैन लगाए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें डीपली समझ में आता है। तो डाटा स्टोर करने के लिए आपने राउंड पर मिनट पढ़ लिया, कितना राउंड पर मिनट लेता है 720 720 आरपीएम, ठीक है। हार्ड डिस्क जिसके बारे में फिर आप बात करेंगे एफडीडी के बारे में, ये आपकी जो होती है 1.4 MB की होती है, 1.14 MB की होती है। 1.44 MB वाली जो होती है उसका साइज होता है 3.25 इंच। एक आपकी होती है 5.25 इंच, एक आपकी होती है 5.25 इंच, इसका होता है 2.88 MB का, कितना होता है 2.88 MB का। जो 3 पॉइंट वाली होती है इसका 1.14 MB का होता है, ठीक है। बाकी आपको इसके बाद में सीडीडी के बारे में थोड़ी बात करें तो सीडीडी जो होती है, सीडीडी के बारे में अगर बात की जाए तो सीडीडी जो स्पेसिंग होती है वो होती है 700 MB की, कितनी होती है 700 MB की इसकी स्पेसिंग होती है। चीज़ हम थोड़ी क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हो गया इससे तो लिखना सही से नहीं बन पाता है। तो ये अच्छा टूल्स हम लोग या तो आप सजेशन करो वीडियो में कमेंट करके कोई अच्छा सा टूल टाइप करने के लिए, या तो मैं आपके लिए थोड़ा सा कहीं से ना कहीं से थोड़ा ढूंढता हूँ, कहीं ना कहीं मिल जाता है, अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। स्टडी करने के लिए टाइप करने के लिए थोड़ा अच्छा टूलिंग होता है, बाकी आपको एक्सप्लेन तो मैं कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ एफडीडी हो गया सीडीडी, ठीक। तो सीडी में जो होता है 700 MB का होता है, कितना होता है 700 MB का हम लोग स्पेसिंग कर सकते हैं। और सीडी ड्राइव की एक खासियत होती है, आप इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल डाटा में कौन सा डाटा स्टोर नहीं कर सकते हो। 2 डाटा होते हैं, एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है। यानी कि कहने का पर्पस क्या होता है, आप इसमें कौन सा डाटा स्टोर कर सकते हो। आपने देखा होगा सीडी में हम लोग ओनली अपना मीडिया से, जो मीडिया क्रिएटिव कैसा होता है, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, यानी कि कोई म्यूजिक्स हो गए, ठीक है,
उन चीज़ों को ही आप स्टोर कर सकते हो। आपने कभी देखा है कि सीडी में हम लोग कभी किसी पीडीएफ्स को, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट रिज्यूम को कभी आपने अपलोड कर रहा है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सीडी में एक ही डाटा स्टोर कर पाते हैं। सीडी में मार्केट में इसका काम भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि चीज़ें अपनी इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाती, क्योंकि आपको तो एक्सपेंसिव भी करना पड़ता है, ठीक है, आपके दोनों डाटा स्टोर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। हालांकि तब ये जब इसके विषय में कोई दूसरा डिवाइस नहीं था, तब ये यूज़ किया भी जा रहा था। और प्लस आपने देखा होगा सनलाइट्स बहुत पड़ते हैं। सनलाइट्स मतलब ये बहुत चमकती बहुत है, ठीक है, क्योंकि ये पदार्थ होता है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक यूज की जाती है इसमें। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक आप उसको लपाएंगे बहुत तेज से लपेगी, समझ रहे हैं। ये सारे फीचर्स होते हैं सीडी के अंदर। इसके बाद एक आपका होता है पीडीडी। कौन सा होता है? पीडीडी। पीडीडी का मतलब क्या होता है? पैन डिस्क ड्राइव आपकी थंब आकार में मिल जाएगी, थंब साइज में, ठीक है। इसका मतलब होता है जो पीडीडी होती है आपकी, ठीक है, पीडीडी ये थंब आकार में होती है। थंब आकार में जो होती है इसका काम भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है पीडीडी, आप दोनों डाटा स्टोर कर सकते हो। कोई फाइल भी डालना है फाइल भी डाल दीजिए, कुछ भी आपको कोई डाटा या ऑडियो वीडियो वगैरह कुछ भी डालना, कोई सॉफ्टवेयर डालना, कुछ भी डालना, आप सब चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हो। दोनों चीज़ें आती हैं, कम एक्सपेंसिव, चीपर एक्सपेंस में आपको मिल जाएगा, ठीक है, सस्ती मिल जाती है। और चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत साइज में बहुत छोटा डिवाइस है, आप कहीं भी लेके आस पास जा भी सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको भी समझ में आ गई होंगी, सही होगा। तो इस तरीके से क्लियर तरीके से समझ में आ गया। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं, प्राइमरी भी बता दिया, सेकेंडरी भी बता दिया, ठीक है। बाकी फिर आता है आपका कैच मेमोरी। क्या आता है? कैच। एक चीज़ और रहेगी, सीडी को हम लोग ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी भी जानते हैं। उसको ऑप्टिकल डिस्क इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर दोनों डाटा स्टोर नहीं होता है, ठीक है। तो उसको ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। कैश मेमोरी की मैं बात करूँ, ठीक है, तो कैश मेमोरी जो होती है इसको हम लोग डाटा जो हमारी ये मैन्युफैक्चरिंग होती है उसी टाइम पे इसको इसके अंदर जो प्रोग्राम्स होता है वो डाल दिया जाता है, ठीक है। बाकी किसी के अंदर ऐसा नहीं होता फीचर्स, जिसके अंदर फीचर पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को समझाने का पूरा माध्यम भी यही था हमारा, ठीक है। पूरा चीज़ मैंने आपको समझा दिया, प्लस आपको कैश मेमोरी के बारे में भी पता चल चुका है। ये बहुत तेज़ी के साथ वर्क भी करती है, प्लस ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसमें डाटा स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग स्टोर कर दी जाती है। आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर आज का 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कंप्यूटर बंद होने पर किस डिवाइस में कंटेंट्स जो होता है वो नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कंप्यूटर बंद होने पर किस डिवाइस के कंटेंट्स का नष्ट हो जाता है, जो भी कंटेंट होता है। कि हार्ड डिस्क में ऐसा होता है बंद करने पर, क्या आउटलुक में ऐसा होता है, क्या इनपुट में होता है, क्या मुख्य मेमोरी में होता है। हार्ड डिस्क में बात करूँ तो आप अगर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई डाटा स्टोर कर रहे हैं, सिस्टम आपका लॉक हो जाता है, ठीक है, या सिस्टम आपका बंद हो जाता है, तो जहाँ तक डाटा गया होगा वो उतना स्टोर हो जाएगा, बाकी डाटा आपका स्टोर नहीं होगा, तो नष्ट नहीं होता है, ठीक है। बंद होने पर क्या कंटेंट से डाटा आपका नष्ट हो जाता है। आउटलुक मतलब होता है आपको दिखाता है, ठीक है। बंद होने पर क्या बंद होने पर आपको कुछ दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। इनपुट क्या, आप जो डाटा इनपुट कर रहे हैं क्या ऐसा कुछ होता है? मुख्य मेमोरी। क्या डाटा जो आप कहीं अगर इंस्टॉल कर रहे हो क्या वो आपको मुख्य मेमोरी में जाएगा बंद होने पर? नहीं। जो भी डाटा, अगर आप कोई भी डाटा को आप डाल रहे हो, ठीक है, तो डाटा अगर सिस्टम आपका बंद हो जाता है, क्या होता है? सिस्टम अगर आपका बंद हो जाता है तो सिस्टम बंद होने पर डाटा जो होता है वो नष्ट हो जाता है। ये कह रहा है मुख्य मेमोरी। मुख्य मेमोरी में डाटा हमारा जाने वाला है क्या? क्या मुख्य मेमोरी में जाने वाला? क्या हार्ड डिस्क की बात कर रहा है? भैया हमें लग रहा है कि ये हार्ड डिस्क की बात कर रहा है, ठीक है। यानी मान लीजिए मेरा जो भी डिवाइस है वो डाटा जा रहा है, ठीक है, डाटा जा रहा है और हमारा सिस्टम अगर बंद हो जाता है तो वो डाटा आधा ही जाएगा, तो यानी कि वो डाटा हमारा कैसे हो जाता है? नष्ट हो जाता है। नष्ट मतलब खराब हो जाता है, समझ रहे? तो कंप्यूटर बंद होने पर जो भी कंटेंट्स है वो नष्ट हो जाता है। परमानेंटली बात कर रहा है क्या? परमानेंटली की बात कर रहा है। कंप्यूटर बंद होने पर यानी कि कंप्यूटर बंद हो गया तो उस पर हमारा पढ़ तो रहा नहीं है, नहीं, तो उसका मुख्य मेमोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप कंटेंट को जरा ध्यान से समझेंगे इसका, क्योंकि ये बोल रहा है कि बंद होने पर, ठीक है, बंद होने पर ही बात हो रही है, तो ये उसका जवाब क्या हो जाएगा? मुख्य मेमोरी हो जाएगा। चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर। अब हम लोग थोड़ी हिस्ट्री के बारे में और भी जानेंगे। अभी हम लोगों ने हिस्ट्री जानी थी, ठीक है, अब हम लोग हिस्ट्री जानेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो सबसे पहले जनरेशन पढ़ने के लिए आपको जो पढ़ना पड़ता है वो हमारा क्या होता है?
फिर इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, तो हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में सबसे पहले आप पढ़ें पहली जनरेशन। क्या पढ़ेंगे? पहली जनरेशन। पहली जनरेशन का मतलब क्या है, यानी कि जैसे आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो जनरेशन जो स्टार्ट, जनरेशन वाला काम जो शुरू हुआ है वो आपका हुआ 1942। कब से हुआ? 1942 से लेकर के 1955 तक, ठीक। इसमें आपका पहला जनरेशन में आपका एक वैक्यूम ट्यूब नाम की एक टेक्नोलॉजी खोजी गई, वैक्यूम ट्यूब नाम से। किस नाम से? वैक्यूम ट्यूब, ठीक। इसको आप नोट कर लेंगे, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी जो खोजी, जो आपकी लॉन्च की गई थी वो 1905 1905 में, ठीक है। और इसके जो फाउंडर हैं वो आपके हैं जॉन एब्रॉस ब्लेमिंग। कौन है? जॉन एब्रॉस ब्लेमिंग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अब वैक्यूम ट्यूब लॉन्च टेक्नोलॉजी का कहाँ प्रयोग किया गया? तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर बने हैं, इस टेक्नोलॉजी का यही पर्पज था कि इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी मान लीजिए जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड में मेरे को यहाँ भी एक बल्ब लगाना है, कि यहाँ भी बल्ब लगाना है, कि यहाँ भी बल्ब लगाना है, कि यहाँ भी लगाना है। तो मेरे को चारों वायर से एक वायर की सप्लाई भेजनी पड़ेगी। चारों वायर भेजेंगे नहीं भेजेंगे? जब सप्लाई भेजेंगे तभी तो हमारा बल्ब ऑन हो पाएगा, समझ। तो सीधा सा फंडा, लाइट से अगर चलेगा तो हमें सप्लाई भेजनी ही पड़ेगी। सेम प्रोसेस थी, वैक्यूम ट्यूब को खोजने का एक ही पर्पज था, या अपने परिणाम का देखी हुई कांच की, ठीक है, वैसे बस सेम टू सेम डिवाइसेस का था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर जो हमारा है, यानी सबसे पहले ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, क्या ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या है भी, ये एनईएक लिखा है, ये एडवैक लिखा है, ईडीवीएसी, ये एनआईएसी लिखा है, ये ईडीएससीसी लिखा है, ये यूएनआईवीएसी यूनिवैक लिखा है, ठीक। चार कंप्यूटर्स के नाम लिखे हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर की बात कर रहा है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स लग रहा है, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स लग रहा है, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स लग रहा है, यूसे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लग रहा, तो ये तो नहीं होने वाला है, कल भाग हो गया। तीन है, तीन में कौन सा लगाने वाला है, चलिए देखते हैं कैसे क्या करते हैं। तो एनी कंप्यूटर की मैं बात करूँ या एस की बात करूँ या एस की बात करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब जो थी ये 1905 में आ गई, जॉन एब्रहाम ब्लेमिंग के द्वारा, ठीक। वैक्यूम ट्यूब को लॉन्च किया गया और वैक्यूम ट्यूब यूज की गई, यानी कि ये 1946 में, क्योंकि 1946 में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बने ये जनरेशन में बने हैं। तो ये कब से स्टार्ट हुई? 42 से, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ एनईएक, कौन सा कंप्यूटर आया था आपका? एनईएक आया था, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ एनईएक की। एनईएक कंप्यूटर जो था वो आपका, इसमें क्या, ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इस कंप्यूटर को 1946 कब लॉन्च किया गया? 1946 में। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं जेपी एकर्ट। कौन है? जेपी एकर्ट एंड जॉन माउचली। दो लोग हैं, जेपी एकर्ट एंड जॉन माउचली, ठीक है। थोड़ी सी बात और करेंगे, क्या एनी कंप्यूटर का वेट कितना था? 27 टन से लेकर के 27 टन 27 टन से लेकर के आपका 30 टन इसका वेट था। थोड़ा सा बात और करेंगे, इसमें लाइट्स जो दी गई थी वो कितनी थी? 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख वोल्टेज इसमें लाइट दी गई थी। 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख वोल्टेज इसमें लाइट दी गई थी। ट्यूब लाइट्स, ट्रांजिस्टर, मोर एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स था, समझ रहे। आप इसकी जगह करें स्क्वायर फीट, कितने स्क्वायर फीट में लगाया गया? समथिंग करीब 30 बाई 50 फीट, समथिंग 30 बाई 50 फीट स्क्वायर फीट इसमें जगह लगाएगी। आप समझ जाएंगे, यानी कि पूरा फील्ड, एक बिल्डिंग हमारी बन जाएगी आज के टाइम पे, ठीक है। इस लगाने के लिए एनए कंप्यूटर लगाने के लिए 1946 में। अब बात करें हम लोग एडीवेक। एडीवेक जो था वो आपका आया था 1949। कब आया? 1949 में आया, ठीक है। 1949 की बात चल रही है। 1949 में इसको कौन लेके आया? इसको लेके आए थे विकल्स मास्को, कुछ नाम था, विकल्स, मॉरिस विकल्स, सॉरी मॉरिस विकल्स। इसके फाउंडर जो है वो है मॉरिस विकल्स। 1949 में आया और इसमें बहुत सारे कंप्यूटर लॉन्च किए गए, ठीक है। सॉरी, बहुत सारे कंप्यूटर्स क्या लॉन्च किए गए, कंप्यूटर का ही नाम है। तो 19, मैंने गलत बता दिया भाई, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। इस कंप्यूटर के जो फाउंडर थे, हाँ ये मैं सही बता रहा हूँ, 1949 में लॉन्च किया गया, ठीक है, इस कंप्यूटर को। और इसके फाउंडर है मॉरिस विकल्स। कौन है? मॉरिस विकल्स, ठीक है। बात करें हम लोग एडवैक की, ठीक है। इसमें है क्या? ये डाटा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ में वो कंप्यूटर बताइए जिसमें सबसे पहले डेटा स्टोर किया गया। इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ में वो कंप्यूटर बताइए जिसमें डेटा सबसे पहले स्टोर किया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर हमारा वो कंप्यूटर है जिसमें सबसे पहले डेटा स्टोर किया गया। ये भी 1949 में लॉन्च किया गया और मॉरिस विकल्स के द्वारा ही यूज किया गया, ठीक है।
बात करें हम लोग अगर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो नहीं बताना, साथ साथ में वो भी बताइए जो बिजनेस क्षेत्र में यूज किया, यानी कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय कंप्यूटर का नाम समझ रहा। तो आप यूनिवेग बताएंगे, क्या बताएंगे? यूनिवेग। यूनिवेग क्या कंप्यूटर है? इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ में व्यवसाय में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। यूनिवर्सल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, इसको 1951 में लॉन्च किया गया था। सबसे 1951 में इसके फाउंडर भी वही है। ये बिजनेस क्षेत्र में प्रयोग किया गया सबसे पहले व्यावसायिक कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ व्यावसायिक कंप्यूटर, ठीक है। तो सबसे पहले 1955 में आया, 1949, 1949, 1946, ठीक है। तो प्रथम कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो आपका यही बनेगा, क्योंकि ये 46 में आया था, समझ रहे। बाकी तो ये सभी बाद में आए। तो 1946, 1949, 1949, 1951, ठीक है। इसके फाउंडर हैं जेपी एगर्ट एंड जॉन मॉक्सली, इसके मॉरिस विकल्स, इसके भी मॉरिस विकल्स और इसके भी मॉरिस विकल्स। ये 1949 में आए, दोनों 1951 में आया, ठीक है। इतनी चीजें थी आपकी। वैक्यूम ट्यूब को बनाने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है। आपकी टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी की जो टेक्नोलॉजी है वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। ये 1905 में तो आया है जॉन एडवर्सन के द्वारा। इसको बनाने के लिए मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था। किस भाषा का? मशीन भाषा का, ठीक है। चीजें आपको सभी चीजें मैंने बता दी है क्लियरली, पूरा जनरेशन कवर कर दिया है, पूरा जनरेशन मैंने आपको बता दिया, टेक्नोलॉजी सब फाउंडर वगैरह हर चीज बता दी है, ठीक है। बढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोल रहा है? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी जिसको बोलते हैं, इसमें प्रयोग किए जाने वाली भाषा। पहली बात तो मेरे को इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं आईसी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आईसी जो है वो क्या है? तो आईसी जो है वो टेक्नोलॉजी का नाम है। क्या है नाम? टेक्नोलॉजी का, ठीक है। क्या आईसी के बारे में थोड़ी बात की जाए? बिल्कुल बात की जाए सर। तो आईसी चिप बोलते हैं, आईसी को क्या बोलते हैं? चिप। आईसी चिप है, सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। ये किस पदार्थ की है, कहाँ लॉन्च की गई, कहाँ से बनाई गई, ठीक है, किसने बनाया, सारी चीजें मैं बात करने वाला हूँ इसी वीडियो में और इसी टॉपिक के साथ इसी, ठीक है। तो आईसी जो है वो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ये 1947 कब बनाई गई थी? 1947 में बना ली गई, यूज नहीं किया गया। यूज बनाया किसने था? सॉरी 1958, सॉरी कब बनाया गया? 1958 में बनाया गया आईसी को। इसके जो फाउंडर हैं वो आपके हैं आईसी के जैक किबली। कौन है? जैक किबली, ठीक है। जैक किबली, जैक किबली, ठीक है। लिख लेंगे इस तरीके से, जैक किबली जो इसके फाउंडर हैं वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। जो इसके फाउंडर हैं वो आपके हैं जैक किबली, ठीक है। बात समझ में आ गई आईसी के बारे में। और आईसी के बारे में बात करें तो आईसी जो आपकी वो थर्ड जनरेशन की है। किस जनरेशन की है? थर्ड। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है आईसी। आईसी जो है वो सिलिकॉन पदार्थ यूज किया जाता है। किस पदार्थ से बनी है? सिलिकॉन, ठीक है। आपने देखा होगा कोई एसडी कार्ड को आप देखना या कोई डिवाइस को देखना, उसके अंदर पीली पीली एक परत लगी होती है, उसी पीली परत में आपका सिलिकॉन पाया जाता है। बस समझ रहे हैं? तो सिलिकॉन जो होता है वो आपका आईसी में पाया जाता है। किस पदार्थ? सिलिकॉन से पाया जाता है, ठीक है। ये 1958 में जैक किबली के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी कब से स्टार्ट हुई, कब तक चली है? कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी स्टार्ट हुई, यानी वो दूसरी पीढ़ी, हमारी पहली पीढ़ी जो थी उसका क्या डेट था? 42 से लेकर 55 था। दूसरी पीढ़ी 55 6 से स्टार्ट हुई, 64 तक गई। तो तीसरी पीढ़ी 65 से स्टार्ट हो गई और 74 तक चली गई, समझ रहे हैं? तो ये आपकी तीसरी पीढ़ी हो गई कंप्यूटर की। और ये जो यूज किया गया था, बन तो गया 58 में सर आपने बताया, लेकिन यूज नहीं किया गया, यूज किया गया थर्ड जनरेशन में, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इसको पॉपुलेशन जनरेशन भी कहा जाता है। पॉपुलेशन जनरेशन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में, तीसरी नहीं चौथी पीढ़ी को कहा जाता है, उसको पॉपुलर कहा जाता है। मोस्ट पॉपुलर हम लोग कहते हैं कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन को, ठीक है। क्योंकि उसमें चीज़ें आपकी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें और भी बढ़ रही हैं, और भी बढ़ गई। नेटवर्क वगैरह आ गया था, तो नेटवर्क वगैरह आ गया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई, ठीक है। अब हम लोग बात करें यहाँ पे तो थर्ड जनरेशन में यूज़ क्या किया गया था आपका? क्या मशीन लैंग्वेज यूज़ की गई, क्या असेंबली भाषा यूज़ की गई, क्या फोटोन यूज़ की गई, क्या पहली जनरेशन थी उसमें आपको मैंने बताया था मशीन भाषा यूज़ की थी, मैंने बताया था आपको वैक्यूम ट्यूब में। सेकंड आपका जो जनरेशन में आया था वो आया था उसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर, ठीक है। सेकंड में ट्रांजिस्टर आया और थर्ड में आपकी आईसी आई, फोर्थ में आपकी यही एलएसआईसी बन जाएगी, इसी को ऐड कर दिया गया। और फिफ्थ में भी आपकी वही यूज़ की गई, एलएस से यूएलएसआईसी बन गया, ठीक है। और फिर
के बाद में यानी यूएलएस के बाद में आपका एआई चल रहा है करंट में, समझ रहे हैं। तो आईसी जो है, आईसी को यूज़ किया गया नहीं, ये तो बनेगी नहीं क्योंकि ये तो पहले वाली थी। असेंबली आपकी दूसरी लैंग्वेज में आती है, तो यानी फोटोन कौन सी है, फोटोन और कोबोल, ये दो लैंग्वेज हैं जिसका यूज़ किया गया आईसी। फोटोन को बोलते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन और कोबोल को बोलते हैं कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस, नहीं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है दोनों की। तो इस तरीके से चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये 1960 करीब के बाद समथिंग मेरे हिसाब से लैंग्वेज भी खोजी गई थी कोबोल, ठीक है। तो किसी लैंग्वेज आपकी 1972 में आई है, फोटोन भी आपकी आई है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बात चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ऐसा करता हूँ। देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 11 है, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के आविष्कारक हैं। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के आविष्कारक हैं। वैक्यूम ट्यूब मैंने जस्ट अभी मैंने बात की है, जस्ट अभी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले कि वैक्यूम ट्यूब के भी फाउंडर कोई है, वैक्यूम ट्यूब कब खोजा गया था, मैंने ये भी आपको बताया था, ऐसा कुछ बताया था, ठीक है। बस वही चीज़ आ गई। क्या इसके फाउंडर जॉन एमसी कार्थी है? क्या इसके फाउंडर जॉन एब्राहम फ्लेमिंग है? क्या इसके फाउंडर जॉन जैक किबली है? क्या इसके फाउंडर विलियम शॉकले हैं? क्या इसके फाउंडर कौन है? आपको ये बात बतानी है। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं और ये चीज़ जब आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको आंसर भी देना होगा, ठीक है। तो एमसी कार्थी किस चीज़ के, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि ये चीज़ आप बता सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जॉन एमसी कार्थी जो है वो आपके किस चीज़ के हैं, वो आपके किस चीज़ के बताएंगे, वो आपके हैं एआई। किस चीज़ के? एआई। अब एआई क्या है? एआई एक टेक्नोलॉजी का नाम है। एआई क्या है? टेक्नोलॉजी का नाम है। आप लोग एआई के बारे में बहुत अच्छे शब्द है, बहुत ही चीज़ें जाने एआई के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या बोलते हैं इसको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसके फाउंडर जो है वो जॉन एमसी कार्थी है। ये चीज़ें क्या है, क्या इसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी बोला जाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई के बारे में थोड़ी सी बात और करें तो जैसे आप मैंने देखें बहुत सारे वीडियो एडिट कर लो आप, ठीक है, बहुत सारी थीम्स वगैरह आप लगा लो, बहुत सारे सॉन्ग लगा लो, एक साथ में बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ कर सकते हो। नहीं, एआई का काम ही क्या, बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी आप जस्ट कैसे लग रहे हैं, अभी इमेजिन करें आप मैं ऐसा लग रहा हूँ और अभी आप थोड़ा सा बॉडी का पार्ट कहीं से भी आप एक बार कॉपी कर दीजिए, आप 5 साल बाद कैसे लगेंगे, आप 5 साल पहले कैसे लग रहे थे, आप 10 साल बाद कैसे लगेंगे, आप 10 साल पहले कैसे लग रहे थे, जस्ट आप अभी तो लग ही रहे जैसे। इतना सारा कुछ हिसाब किताब आपको देने वाला है, समझ रहे हैं। आप चीज़ों को एक बार इमेजिन करें कि कहाँ से कहाँ तक की चीज़ें हमारी ले जा रहा है एआई। 5 साल पहले क्या थे, कैसे लग रहे थे, कैसे होने वाले हैं, ठीक है। आप एक अनुमान डाल दीजिए, मैं अभी ऐसा हूँ तो मैं 5 साल बाद में क्या बन सकता हूँ, आपको बता देगा कि आप इस तरीके से काम कर पाएंगे। एआई आपकी आज के टाइम पे बहुत ही पॉपुलर चीज़ होने वाला है। अगर आप एआई के बारे में नहीं जानते हैं तो आप खोजना आज से ही स्टार्ट करो, चीज़ों को सीखना स्टार्ट करो, आगे बढ़ो, ठीक है। एआई बहुत ही अच्छी चीज़ है। बात करें हम लोग जॉन एब्राहम फ्लेमिंग, ये भी है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले शायद कुछ बताया था इनके बारे में भी। जैक किबली, इनके बारे में शायद कुछ बताया था। विलियम शॉकले, मैंने इनके बारे में चारों शब्दों के बारे में मैंने कुछ शायद चर्चित किया था, लेकिन जॉन एमसी कार्थी थोड़े नहीं किए थे तो मैंने किया, ठीक है। जॉन फ्लेमिंग मैंने आपको बताया था कि भैया वैक्यूम ट्यूब के फाउंडर है, मैंने बताया था कुछ देर पहले आपके, जो वैक्यूम ट्यूब आप ये कांच पर इनाका वाला कुछ मैंने यूज़ किया था, इसके बॉक्स बनाया था, चारों जगह हमें लाइट लगानी है तो पावर सप्लाई करना है, इसलिए कुछ बताया था मैंने अभी आपको। बात करें जॉन एब्राहम, तो जॉन एब्राहम मैंने आपको बता दिया। जैक किबली, मैंने अभी आप लोगों ने आईसी के बारे में पूछा, आईसी किस पदार्थ से बनी है, आईसी किस लैंग्वेज से बनी है, मैंने आपको बताया था। कोबोल का पूरा नाम, फॉर्मूला का फोटोन लैंग्वेज का पूरा नाम बताया था, ठीक है। आईसी मैंने बताया था अभी आपको, जैक किबली ने भाई साहब ने बनाया था उनको 1958 में। तो ये तो आईसी के फाउंडर हो गए, ये वैक्यूम ट्यूब के फाउंडर हो गए, ठीक है। ये एआई के फाउंडर हो गए, ठीक है। और ये आपके जो है वो ट्रांजिस्टर के फाउंडर हो गए विलियम शॉकले, ये 97 में बनाया गया था। सेकंड जनरेशन की बात हो रही है, तो वैक्यूम ट्यूब के पूछा गया, वैक्यूम ट्यूब के कौन हो जाएंगे, जॉन एब्राहम फ्लेमिंग, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर आज का 12 आपके सामने हाजिर हो गया। दिए गए क्रमों में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते क्रम का चुनाव करें। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दिए गए क्रमों में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते क्रम का चुनाव करें। बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। टीबी, जीबी, केबी, एमबी, बिट बाइट, केबी, यानी बहुत सारी चीजें। देखते हैं क्या पूछ क्या रहा है, नीचे से ऊपर की ओर पूछ रहा है। तो नीचे से ऊपर की ओर पूछ रहा है बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, जीबी, यानी किस तरीके से सीरीज दिया है। पहले हम लोग थोड़ी बात करें,
यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्या बात करने वाले? यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। हालांकि लिख नहीं सही से पा रहे, आपको ये एक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आप देखेंगे। बाकी कोई अच्छा टूल मिलता है फिर हम आप लोग उसी के साथ मिलेंगे आपसे, ठीक है। अभी थोड़ा टूल नहीं मिल पाया है मेरे को, तो इस चीज़ के लिए थोड़ी इशू है। बाकी चीज़ें हम इस चीज़ के लिए दुखद ही मान लीजिए, दुखद है आप लोगों के लिए कि इस चीज़ का मैंने नहीं यूज़ कर पाया। बाकी चीज़ें मैं भी कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करूँगा कि आपको अगली बार में ये प्रॉब्लम भी देखने को ना मिले, ठीक है। जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट की मैं बात करूँ तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट में सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग मापते हैं डाटा को। जैसे मान लीजिए बाहर तो आप आकलन कर लेते हो, भैया 2 GB की, 4 GB की, 5 GB की, अंदर भी मेरे को फाइल तो आकलन करना है कि यही 4 GB की है तो स्पेस चाहिए 4 GB का, राइट। तो उसको कैसे करते हैं वो चीज़ आप समझेंगे। तो डाटा को मापने की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है बिट। क्या होती है? बिट। सबसे छोटी इकाई होती है बिट। तो हम लोग आज MB GB TB के बारे में तो सब लोग जानते होंगे कि बहुत चर्चा शब्द है, और MB GB TB आपके फ़ोन में डाटा भी आता है, राइट। तो सबसे छोटी इकाई जो होती है बिट, यानी बिट कैसे होती है मैं वही बात करूँ। बिट बराबर और बात करेंगे तो 0 पॉइंट करेक्टर में हमारा चला जाता है। क्या बिट से पहले कौन होती है? बिट से पहले होती है निबिल। क्या होती है? निबिल। निबिल क्या होता है? निबिल हमारी होती है एक इकाई जिसको मापने के लिए। बाइट होती है, इसके बाद में क्या होती है? बाइट। बाइट क्या होती है? बाइट भी एक निबिल होती है, बाइट भी इकाई होती है। केबी, केबी के बारे में तो आपने सुना होगा, किलो बाइट जिसको बोलते हैं। केबी भी नहीं सुना होगा आपने, एमबी तो जरूर सुना होगा। हम लोग ये 4 GB आता है, 100 MB आती है, 400 MB आती है, 500 MB आती है, ठीक है। MB के बाद में आता है जीबी। क्या आता है आपका? जीबी। जीबी के बाद में क्या आता है? जीबी के बाद में आपका आता है टीबी। क्या आता है? टीबी। टीबी के बाद में क्या आता है? टीबी के बाद में आपका आता है पीबी। क्या आता है? पीबी। पीबी के बाद में क्या आता है? पीबी के बाद में जो आपका आता है वो आता है ईबी। क्या आता है? ईबी। समझ? ईबी के बाद में क्या आता है? ईबी के बाद में आपका आता है वाईबी। क्या आता है? वाईबी। वाईबी के बाद में क्या आता है? वाईबी के बाद में आपका आता है जेडबी। क्या आता है? जेडबी। जेडबी के बाद में भी कुछ आता है, हाँ जेडबी के बाद में भी आता है। क्या आता है? बीबी आता है। बीबी के बाद में भी कुछ आता है, हाँ बीबी के बाद में भी कुछ आता है। क्या आता है? जीडी, जेडबी। ये सीरीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बात समझ आ रही? बिट, बिट होती है डाटा को मापने की सबसे छोटी इकाई। बिट के बाद में आते हैं निबिल। निबिल यानी कितने निबिल बराबर हमारी बिट होती है? 4 निबिल होते हैं, एंड सॉरी 4 निबिल जो होते हैं हमारे, ठीक है। यानी 4, 1 निबिल बराबर, सॉरी 4 बिट होते हैं तो 1 निबिल होता है। कितना होता है? 1। अगर 8 निबिल आपके 8 बिट होंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाइट हो जाएगा। 1 बाइट हो जाएगा। अगर आपके 8 निबिल होंगे, ठीक है, 8 निबिल, तो क्या हो जाएगा? 1 निबिल बराबर क्या होता है? 1 निबिल, ध्यान से समझना, एक निबिल जो होती है, ठीक है, एक निबिल बराबर 4 बिट होते हैं। कितने निबिल होते हैं? 4। अगर आपके 2 निबिल हैं, 2 निबिल, ठीक है, 2 निबिल बराबर मतलब क्या हो जाएगा? 8 बिट हो जाएगा। 8 बिट को आप बाइट भी बोल देंगे। तो 1 बाइट बराबर क्या होता है? 8 बिट। कितने होते हैं? 8। 1 बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। 1 निबिल बराबर 4 बिट होते हैं। निबिल यानी 1 निबिल के 4 बिट होते हैं, 1 बाइट के 8 बिट होते हैं, ठीक है। 1 केबी की अगर बाइट बात करें, 1 केबी की बात करें तो 1 केबी में 1024 के बाइट होते हैं। कितने होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। 1 केबी, 1 केबी बराबर कितने बाइट होते हैं? जिसको किलो बाइट बोलते हैं। 1 MB बराबर कितनी केबी होती है? तो 1 MB में 1024 केबी आती है, उसको किलोबाइट बोलते हैं। MB को मेगाबाइट बोलते हैं। MB के बाद जीबी आता है। 1 GB में 1024 MB होती है, गीगाबाइट बोलते हैं। 1 TB में 1024 GB होती है, इसको टेराबाइट बोलते हैं। 1 GB में 1024 TB होती हैं, तो टीबी का पीबी हम लोग बोलते हैं पेंटाबाइट। 1 पीबी में, ठीक है, पेंटाबाइट होता है। एक इस तरीके से 1024 सबका फिर चलता रहता है, ठीक है। 1 ईबी में क्या होता है? 1 ईबी में 1024 पीबी होते हैं। 1 ईबी मतलब 1 गीगाबाइट बराबर क्या होता है? 1024 पेंटाबाइट। 1 एल्टाबाइट जिसको बाई बोलते हैं, 1 एल्टाबाइट बराबर क्या होता है? 1024 गीगाबाइट होता है। 1 जीबी, जीबी मतलब जेल्टाबाइट, 1 जेल्टाबाइट बराबर क्या होता है? 1024 एल्टाबाइट। 1 जेल्टाबाइट बीबी होता है 1 ब्रोनोबाइट। 1 ब्रोनोबाइट बराबर क्या होता है? 1024 एल्टाबाइट बोलते हैं, सॉरी जेल्टाबाइट बोलते हैं। जी बीबी के बाद में होती है सबसे बड़ी इकाई जिसको बोलते हैं जीबी। जीबी होती है गोब बाइट। कौन सी होती है? GOAP। इस वाली जीबी को मत समझना, ये जीबी जो होती है इसको गीगाबाइट बोलते हैं। इस जीबी को हम लोग गोब बाइट बोलते हैं। गोब सबसे बड़ी इकाई गोब बाइट, सबसे छोटी इकाई बिट। बाकी सीरीज है, अब आप माप लें यहाँ पे कैसे क्या करना है। सबसे नीचे से बोला गया, नीचे मतलब यहाँ से छोटी, सबसे छोटी बोली, ये सबसे छोटी से सबसे बड़ी इकाई, ठीक है। ये उल्टा आप ध्यान रखें ना, आप सोचे नीचे से मतलब होता है आप जो लिखेंगे वो आप ऊपर नहीं लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाना है, ऊपर से नीचे की ओर आना है, मेरे को समझ रहे हैं? एक बार वो भी चेक कर लेंगे हम लोग, बिट है क्या सही दिया गया क्या। अगर सही दिया गया होगा तो वो भी चेक कर लेंगे। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले बिट है, बिट आता है, बाइट आता है, बाइट आता है, बाइट के बाद क्या केबी आता है? हाँ जी केबी आता है, केबी के बाद जीबी आता है, नहीं एमबी पहले आता है, ये तो गलत हो गया यहाँ पे।
टीबी टीबी, हाँ किसी से ऊपर से बोल रहे हैं टीबी। टीबी के बाद में जीबी आता है, हाँ जीबी आता है। जीबी के बाद में क्या केबी आता नहीं, केबी नहीं आता, एमबी आता है। आप देखिए यहाँ पे केबी क्या है, जीबी। जीबी के बाद में क्या दिया है कि जीबी के बाद में एमबी आएगा ना, जीबी के बाद में एमबी आएगा। तो जीबी के बाद में आपका यहाँ पे एमबी आना चाहिए, केबी नहीं आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। बिट, बिट के बाद में क्या बाइट है, हाँ बाइट है। बाइट के बाद में क्या जीबी है, बिट के बाद में बाइट है। बाइट के बाद में क्या जीबी है, जीबी है। जीबी के बाद में एमबी, एमबी गलत हो गया। ऐसा है बीच में अगर छोड़ दिया लेकिन उसके आगे का है तो ठीक है, अगर बीच में उसके पीछे का है तो गलत हो जाता है हमारा, ठीक है। सीरीज का मतलब सीरीज होता है। जैसे आपको बिट हो गया, बिट हो गया, ठीक है। बिट के बाद बाइट दे दिया गया, हाँ बाइट दे दिया गया, ठीक है। बाइट के बाद में क्या केबी दिया गया, हाँ केबी दिया गया। केबी के बाद क्या एमबी दिया गया, हाँ एमबी दिया गया। उसके बाद केबी, लेकिन भाई साहब ने निबिल लेंगे, लेकिन निबिल आगे भी नहीं दिया। केबी याद रखिए, यहाँ पे निबिल अगर नहीं दिया गया है इनका, तो निबिल यहाँ भी नहीं दिया, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका यही पहुंच रहा है। सटीक जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 12 का। मैंने आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट पूरा बता दिया है, इसीलिए टाइम आपका लग गया है, ठीक है। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 13। आज का क्वेश्चन नंबर 13 है सीपीयू। सीपीयू में मुख्य सर्किट बोर्ड किसे कहा जाता है, मुख्य सर्किट बोर्ड, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन सबसे पहले जब आप बात की थी, पीसीबी किसको बोलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या सीपीयू एमयू को बोलते हैं, क्या मदरबोर्ड को बोलते हैं, क्या एलयू को बोलते हैं, क्या बोथ ऑफ, ऐसे नहीं। सीपीयू और एमयू की बात करें तो सीपीयू यानी कि जो सीपीयू में मुख्य घटक होते हैं, सीपीयू में मुख्य घटक भी बोले जाते हैं, सीपीयू मुख्य सर्किट बोर्ड भी बोला जाता है। तो मुख्य घटक और मुख्य सर्किट बोर्ड में आप डिफरेंस बताते हैं। मुख्य सर्किट बोर्ड यानी कि एक होता है, मुख्य घटक आपके 3 होते हैं। मुख्य घटक 3 होते हैं, मुख्य सर्किट बोर्ड 1 होता है। मुख्य घटक अगर पूछा जाएगा तो आप 3 बताएंगे, जिन तीनों घटकों का काम किया जाता है। सीयू हो गया, एमयू हो गया और एलयू हो गया, ये तीनों घटक रहते हैं। और सर्किट बोर्ड की बात करें तो आपका मुख्य सर्किट बोर्ड एक होता है। बोर्ड की बात करें उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। उसको पीसी बोल दो, मैन बोर्ड भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, मैन बोर्ड भी बोल दो, आप सर्किट बोर्ड बोल दो, मुख्य सर्किट बोर्ड बोल दो, समझ रहे हैं। तो मदरबोर्ड आपका एक पार्ट होता है और मुख्य सर्किट बोर्ड आपके मुख्य घटक आपके 3 होते हैं। सीयू, एमयू जिसको कंट्रोल यूनिट बोला जाता है, एमयू मेमोरी यूनिट, एलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और बाकी ये चीज़ें। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका मदरबोर्ड, तो पता है क्योंकि ये तो आपके क्या हो गए, घटक हो गए। तो इसमें घटक तो बोला नहीं, इसने सर्किट बोर्ड बोला। सर्किट बोर्ड कितना होता है, एक। इसको मदरबोर्ड बोलते हैं, मैन बोर्ड बोलते हैं, पीसी बोलते हैं, सब। क्वेश्चन नंबर जवाब हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन पे पहले से ऑलरेडी चर्चा में कर रखा हूँ, आपको ध्यान से समझना है पीछे भी। क्वेश्चन नंबर आज का 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका कहीं कम होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर बहुत ही क्वेश्चन लाजवाब होने वाला है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ध्यान से समझेंगे। पेट्रोल पंप में प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर, पेट्रोल पंप में प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ पेट्रोल पंप की अगर मैं बात करूं, किस चीज़ की, पेट्रोल पंप, ठीक है। तो पेट्रोल पंप की अगर बात की जाए तो पेट्रोल पंप पे कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले थोड़ा कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर टाइप्स जब आप पढ़ेंगे तो कंप्यूटर का मतलब होता है, कंप्यूटर हर फील्ड में हम लोग प्रयोग करते हैं, हर जगह पे कंप्यूटर फील्ड करते हैं। आप डिपार्टमेंट में जाए, रेलवे डिपार्टमेंट, आप हॉस्पिटल में चले जाएँ, ठीक है। आप कैफे वाले के पास चले जाएँ, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाएँ, ठीक है। आप साइंटिस्ट डिपार्टमेंट चले जाएँ, आप चिकित्सालय के डिपार्टमेंट चले जाएँ, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट चले जाएँ, यानी कि आप एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट चले जाएँ, कहीं भी अगर आप जाते हैं तो आज के टाइम पे आपको कंप्यूटर देखने को अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर की मैं बात करूँ अगर, ठीक है, तो कंप्यूटर टाइप्स पढ़ते हैं थोड़ा सा। कंप्यूटर टाइप्स क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि तभी हम इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे तरीके से कॉम्प्लिकेटेड से समझ पाएंगे, ठीक है। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वीडियो बहुत लंबी होने वाली, लेकिन साथ में बने रहेंगे तभी चीज़ें साथ में हो पाएंगी, समझ में भी आ पाएंगी, ठीक है। क्योंकि मैं डीपली तरीके से बिल्कुल समझा के चल रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि बेसिक टू एडवांस ऐसा नहीं, मैंने बता दिया, बाकी मैं आपको कंप्लीट ना कराऊँ, ठीक। एक वीडियो में पूरा फंडामेंटल मैंने आपको बताया, कंप्लीट मैं कराने वाला हूँ, तो पूरा फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाएगा, आप मेरे साथ में बने रहेंगे, ठीक। पेट्रोल पंप में प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर, सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर टाइप्स पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर के 2 साइज पढ़ते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी, एक पढ़ते हैं साइज। ये सब टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू साइज। कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जिनके अनुप्रयोग टेक्नोलॉजी पे आधारित है, कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जिनके अनुप्रयोग हम लोग साइज पे आधारित हैं। जैसे साइज की मैं बात करूँ तो बहुत सारे कंप्यूटर हैं जो अभी भी साइज पे है, बहुत सारे कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत सारे बड़े हैं आकार में, ठीक है। कुछ ऐसे बहुत सारे, अब टेक्नोलॉजी की बहुत छोटे के साथ साथ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी कर रहे हैं, कोई बड़े इतना बड़ा कंप्यूटर भी है और वर्ग अच्छा नहीं कर रहा है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 2 बेस पे मैं पढ़ने वाला हूँ। बात करें हम लोग टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी बहुत डिमांडेड आज के टाइम पे है, हाई टेक्नोलॉजी चल रही है। कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं,
यानी बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। चलिए मैं बात करूँ जैसे कि, ठीक है, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा स्पीड के साथ भी काम कर रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी की मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले आप 3 कंप्यूटर में आपको पढ़ाने वाला हूँ डिजिटल, आपका एक होता है डिजिटल, एक आपका होता है एनालॉग और एक आपका होता है हाइब्रिड। ठीक है, 3 कंप्यूटर, एक डिजिटल, एक एनालॉग, एक हाइब्रिड। ठीक है, साइज़ में मैं बात करूँगा, एक आपका हो गया माइक्रो, एक आपका हो गया मेन फ्रेम और एक आपका हो गया सुपर। ठीक, 3 कंप्यूटर की मैं बात करूँगा इस पे। 3-3 कंप्यूटर की मैं बात करने वाला हूँ, ज़्यादा कंप्यूटर नहीं। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग, हाइब्रिड। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर कौन से? डिजिटल कंप्यूटर मतलब जो डिजिटली काम कर रहा है। डिजिटली काम कैसे कर रहा है? जैसे मान लीजिए आप बाइक चलाते हैं, आप बाइक चलाते हैं और बाइक चलाते के समय आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो बच्चे बाइक चलाते हैं उनको इस चीज़ का पता ही नहीं चलता है कि मैं, मान लीजिए मेरी गाड़ी आपको बता रही है 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो उसको कैसे मापते हैं? मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, ये कैसे उसको मापना है, ये मेरे को ये कैसे काउंट होता है कि इतना राउंड ले रहा है, तभी मेरे को पता चलेगा ये मेरी गाड़ी इतने टाइम पे चल पाएगी। ठीक है, या आपने वॉच वगैरह में, अभी आपने वॉच वाला भी देख लिया, तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर की मैं थोड़ी सी बात करूँ, जैसे आप फिजिकली पार्ट की मैं बात करूँ, फिजिकली पार्ट कैसे होते हैं, जैसे आपके फिजिकली पार्ट में अगर मैं बात करूँ तो फिजिकली पार्ट की मैं बात करूँ तो फिजिकली पार्ट जैसे आप मापने जाते हो, बीपी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, आपका टेम्परेचर के बाद शुगर हो गया, यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिजिकली मापने जाते हैं। जैसे आप मापने कोई चीज़ जाते हो तो आप एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं मापने के लिए, समझ रहे हैं, मेजरमेंट, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से कोई चीज़ को मापने यानी कोई वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो आप मेजरमेंट यानी एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। फिजिकली पार्ट, समझ रहे हैं। एक जैसे भौतिक पार्ट्स होते हैं उनको मापने के लिए लोग किस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर का। बात करें डिजिटल कंप्यूटर, तो डिजिटल कंप्यूटर हमारा यूज़ किया जाता है। आज के टाइम पे आप डिजिटल कंप्यूटर को जानते हैं, सभी काम हो रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल इंडिया बन चुकी है, समझ रहे। तो डिजिटल कंप्यूटर आपके बहुत सारे हैं, इस तरीके से डिजिटल कंप्यूटर प्रयोग किए जा रहे हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का काम क्या होता है? अच्छा, हाइब्रिड इसमें आपको एनालॉग भी ऑप्शन दिया है, डिजिटल कंप्यूटर भी दिया, हाइब्रिड भी दिया, 3 कंप्यूटर दिएगा, समझ। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या मतलब होता है? देखो, एक जगह से क्या पेट्रोल पंप पे जब आप काम करते हो तो आप वहाँ पे सिर्फ मापते ही भैया कि 10 लीटर ऑयल है, फिर अमाउंट भी कैलकुलेट करता है, अमाउंट भी कैलकुलेट तो करता है। यानी कि क्या मतलब क्या होता है कि आप जब ये कंप्यूटर चलाते हो डिजिटल वाले, जैसे मान लीजिए आप फ़ोन चला रहे हो, तो फ़ोन में आप कैलकुलेट भी अपनी नीचे नहीं चला पाते हो, कैलकुलेटर भी तो ऑन करते हो, लेकिन फ़ोन से क्या आप टेम्परेचर माप सकते हो? माप सकते हैं। क्या आप बीपी माप सकते हो? नहीं माप सकते हैं। क्यों? क्योंकि मापने का अलग सीन हो गया और कैलकुलेट करने का अलग सीन हो गया। इसीलिए बोथ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, दोनों चीज़ों को एक साथ कंबाइन किया गया कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें पहली चीज़ तो हम लोग कोई मापते हैं, यानी ऑयल जैसे आपने 500 रुपये सामने वाले को दे दिए तो उसने आपको ये भी बता दिया कि इतना लीटर ऑयल मिला, इसका इतना वैल्यू हो चुका है। दोनों चीज़ें कैलकुलेट, यानी एक तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट क्या किया, मेजरमेंट क्या किया, मापने का भी काम कर लिया। दूसरा आपने यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेट कर लिया, अमाउंट का वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। तो दोनों जहाँ चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे बोथ होता है, जहाँ सिंगल होता है वहाँ पे एनालॉग वहाँ पे जहाँ फिजिकली पार्ट को आप मापेंगे, एंड डिजिटल कंप्यूटर जहाँ वैल्यू को आप कैलकुलेट कर रहे हो और बाकी चीज़ें भी होती हैं डिजिटल कंप्यूटर में। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं आपका हाइब्रिड कंप्यूटर बन के हो जाता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल पेट्रोल पंप पे इसीलिए करते हैं क्योंकि इनमें पैसे भी कैलकुलेट करते हैं और ऑयल भी कैलकुलेट करते हैं। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बात करेंगे हम लोग साइज पे, तो साइज पे भी बहुत सारे कंप्यूटर आधारित हैं, जैसे आपका माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया और सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को मैं पहले से थोड़ा चर्चित करके आया था, आपको शायद याद हो। ठीक है, बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, महंगा होता है, इस तरीके से मैंने आपको बातें बताई थी थोड़ी देर पहले, समझ रहे। इससे पहले मैंने आपको मेन फ्रेम के बारे में भी बताया था कि मेन फ्रेम कंप्यूटर हम लोग रेलवे डिपार्टमेंट में आपको स्टेशन मास्टर के पास मिल जाएगा, हाई कैलकुलेशन होता है, मैंने बताया था। मैंने आपको माइक्रो कंप्यूटर के बारे में भी बताया था, पीसी वगैरह के बारे में बताया था, नहीं बताया था? आप गेमिंग खेल लो, आप गेमिंग भी चला सकते हैं, आप एजुकेशन भी कर सकते हैं, आप टेलीविज़न भी चला सकते हो, ऑडियो वीडियो बहुत सारी चीज़ें करते हो, ये सब मल्टीपल काम कर सकते हो। तो माइक्रो कंप्यूटर मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, साइज़ वाले जितने भी कंप्यूटर थे, पीछे मैं बात करके आया हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है आप एक बार फिर से देख लेना, चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताया था। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत सारी लॉन्ग होने वाली, बहुत बड़ी होने वाली है, मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन फिर से कर देता हूँ। तो आप अगर ज़्यादा डिमांडेड सुपर कंप्यूटर यानी कि महंगा भी होता है, ठीक है, साइज में बड़ा भी होता है और ये इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि ये कहने का मतलब क्या होता है कि जो काम करता है, काम करने के टाइम पे इसकी जो क्षमताएं होती है बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड
समथिंग समथिंग, समझ रहे हैं। 1 मिनट में 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कैलकुलेट करने की एक्यूरेसी रखता है, बहुत ज़्यादा होता है। 1 सेकंड आप पलक झपकाएंगे आपका सेकंड हो जाएगा, समझ रहे हैं। इतनी ज़्यादा इसके अंदर कैपेबिलिटी है और महंगा भी बहुत ज़्यादा होता है कि सुपर कंप्यूटर ऐसा नहीं होता। भारत का अगर प्रथम सुपर कंप्यूटर का भी पूछा जाए सुपर कंप्यूटर, तो आप क्या बताएंगे? 8000। क्या बताएंगे? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर बताएंगे आप 8000। इसके जो फाउंडर है वो आपके विजय भट्टकर। कौन है? विजय भट्टकर इसके फाउंडर, समझ रहे हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आने के चांसेस होते हैं सुपर कंप्यूटर के विषय में, ठीक है। सुपर कंप्यूटर को महासंगणक हम बोलते हैं हिंदी में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में आपका कंप्यूटर का मेनफ्रेम कंप्यूटर जो आपका है वो मैंने आपको बता दिया कि आप इसको इसमें जो बहुत ज़्यादा देखेंगे जो आपका स्टेशन मास्टर होता है वहाँ पे आपको देखने को अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पीसी पर्सनल कंप्यूटर हमारा होता है जिसको व्यक्तिगत संगणक कहते हैं। इसमें आपके सारे फीचर्स होते हैं, एजुकेशन आप चला लीजिए, टेलीविजन देख लीजिए, ठीक है। आप मौसम विभाग के बारे में जानकारी नहीं कर सकते, गूगल कर सकते हैं, सारे काम आप कर सकते हैं इस तरीके से घर बैठे पीसी कंप्यूटर से, ठीक। तो आपका क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है। चीज़ें आपको समझ में आ गई। मैंने ये भी बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, ठीक है, पीसी कंप्यूटर को बनाने के लिए। चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है आपका। फिर से 5GB इक्वल क्या होता है? 5GB इक्वल पूछ रहा भैया, ठीक है। तो अभी मैंने मेमोरी चैप्टर के विषय में थोड़ी सी बातचीत की थी, थोड़ी सी बात की। मैंने आपको पूरी बात तो बता ही दी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान समझ लीजिए। मैंने आपको बिट बाइट के भी, एमबी, जीबी, इस तरीके से सारी चीज़ें बताएंगी कैसी सीरीज होती है, ठीक है। तो आपको जीबी के बारे में पूछता है भाई साहब, जीबी के बारे में। जीबी के नीचे होता है क्या? बस मेरे को ये बता दो, जीबी के बारे में क्या होता है? जीबी के बाद क्या आता है? एमबी आता है क्या? केबी आता है क्या? टीबी आता है क्या? बाइट आता है क्या? केबी आता है क्या? एमबी आता है क्या? टीबी आता है क्या? बाइट आता है। तो एमबी के नीचे क्या आता है? बाइट आता है, बाइट आता है। तो ये 5GB की बात चल रही, 5GB। 5GB मतलब 1GB में कितना होता है? 1024 होता है। सर आपने तो मेरे को 1024 बताया था। तो 1GB में अगर 1024 होता है तो 5GB में इसका मल्टीप्लाई कर लो 5 में। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 पंचे कितना होता है? 24 पंचे 120 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 20 यानी 0 लिखते हैं। फिर हम लोग 2 का यहाँ भाग करेंगे, 5 दूनी 10, वही चीज़ फिर से हो जाएगी। तो मैंने 24 का यहाँ पूरा मल्टीप्लाई किया, मैंने 5 का तो किया नहीं। अगर 5 का करते तो 5 चौके 20 होता है, ठीक है। 0 कैरी हो जाएगा 2, यानी 5 2 जा कितना होता है? 10, 2 है 12 पूरा आ जाएगा, क्योंकि आगे लिखा गया 0 लगा तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। 5 1 जा 5। तो ऐसे भी कर सकते हो। 24 पंचे कितना होता है? 24, 5 जा कितना होता है? 120, और आपका 5 बन जाए 5 हो जाएगा। तो 5120 MB कितना हो जाएगा? 5120 MB, यानी 5120 MB बनेगी जाके आपकी। 5120 तो हो ही गई, सब में है। लेकिन जीबी के बाद में आपका टीबी सॉरी एमबी आता है, मेगाबाइट। ये आपका गीगाबाइट था। ऊपर अगर जाता ऊपर एक ऊपर पहुंचता तो आपका टीबी होता है, समझ रहे हैं। इसके नीचे एक ये आता है केबी, और इसके नीचे भी आपका बाइट आता है, समझ रहे हैं। सबसे ऊपर ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये। पीछे वाला सीरीज आप देखेंगे एक बार चल के, फिर से चीजें मैंने बता दी हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बता दी, आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज का अगला। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी हो चुकी है, तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मैं बढ़ चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बायोस पूछ रहा है, बायोस का पूर्ण रूप क्या? बहुत ही क्वेश्चन अच्छा होने वाला है। बायोस मतलब समझते सब लोग। बायोस का मतलब होता है जब आप बूट करते हैं, बूट मतलब समझते हैं, जब आप पेन ड्राइव से अपना सिस्टम में विंडोज वगैरह डालते हैं तो उसको बूटिंग कहते हैं। तो बूटिंग का टाइम पे एक्चुअली में होता क्या है कि जो आपका जो BIOS होता है, बायोस, अच्छा आप मेरे को एक बात, सिस्टम की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चेक करना हो, सिस्टम हमारा कितना ओल्डेड है, कितना ओल्डेड नहीं है, ठीक है। मतलब क्या होता है? इससे मतलब ये होता है कि सिस्टम कितने मॉडल का है। मान लीजिए आपने किसी सिस्टम का परचेज कर लिया, राइट, और आपने 5 साल 10 साल पहले का ले लिया, लेकिन आपको जानकारी नहीं कि इसका ये कितना आउटडेटेड वर्जन है। तो इसको आप कैसे जाने? उसको जानने के लिए आप बायोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोस समझ रहे हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या इसको सिक्योरिटी बोला जाता है? क्या इसको सर्वर बोला जाता है कि सिस्टम? आपको बहुत बार डिप्ली तरीके से बता देंगे हम लोग, ये सिक्योरिटी नहीं होता है। ये सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देता है, समझ रहे हैं, सिस्टम के साथ काम करता है। सेवरल मतलब समझते हैं, कोई सर्वर नहीं है ये कि थोड़ी देर के लिए काम किया और फिर काम करना बंद कर सकता है, यानी छोड़ सकता है। तो सेवरल क्या होता है कि आप जब आप पढ़ेंगे इंटरनेट तब आपको बताएंगे, मैं अच्छी तरीके से भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो सेवरल जो होता है वो कहीं, जैसे आपने देखा कहीं आप जाते हैं, आपको फोन स्लाइड में हो जाए या अदरवाइज कहीं भी आप ऐसे तीर्थ यात्रा में जाइए, कहीं आप प्लेन्स में यूज करें, ठीक है, तो सर्वर लगे होते हैं।
आप जैसे जाते हैं फ़ोन आपका फ्लैग हो जाता है। इस तरीके से वो सर्कल होते हैं। या आपने देखा होगा जैसे हम लोग कहीं पेपर हो रहा है, मान लीजिए सपोज दैट टीसीएस का एक पेपर हो चल रहा है, तो टीसीएस का पेपर जो चल रहा है और आप जाते हैं तो पेपर के टाइम पे आपने पूरा जो इन्फॉर्मेशन होता है नहीं, पूरा जो सर्कल होता है उसके अंदर जैसे आपका टाइमिंग हुआ, सबका पेपर ऑन हो गया, टाइमिंग क्लोज हुआ, सबका पेपर ऑफ में ऑटोमेटिक हो जाता है, कोई करने नहीं आता है ना, तो वहाँ पे क्या यूज़ किया था, सर्कल यूज़ किया गया। सर्कल के साथ साथ में क्या यूज़ किया, सिक्योरिटी यूज़ की जाती है, लेकिन ये यूज़ किस में किया जाता है, सिस्टम में। तो बायोस किस में होता है, सिस्टम में। सिस्टम में ही सेवरल का काम सिस्टम के साथ होता है और सेवरल सिक्योरिटी के साथ भी काम करता है, लेकिन हमारा काम यहाँ क्या हो रहा है, सिस्टम। सिस्टम क्यों हो रहा है, क्योंकि सिस्टम के साथ में ही सब काम होने वाले हैं सर। तो बायोस आपका कहाँ चलता है, सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आई होप क्लियर समझ में आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न के लिए। तो आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, लेजर प्रिंटर क्या पूछ रहा है, लेजर प्रिंटर की गति सीमा है। लेजर प्रिंटर की गति सीमा पूछ रहा है, क्या हम लोग लेजर प्रिंटर यानी प्रिंटर टॉपिक आ गया, क्या आ गया आपका, प्रिंटर टॉपिक आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रिंटर की मैं बात करूँ तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइसेस होता है, कैसा डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, और प्रिंटर आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक आपका होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक आपका होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है क्या है, एक आपका होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक आपका होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, वो भी आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, बात करें हम लोग लेजर प्रिंटर की गति सीमा पूछ रहे हैं, क्या उसको 8 to 20 ppm क्या है, LPM क्या है, DPI क्या है, यानी कि बात करने वाले हैं 200 to 3000 LPM, 600 DPI, नॉन ऑफ दिस। बात करें 8 to 20 ppm, ppm मतलब पेस पर मिनट, क्या बता रहा है, ये पेज पर मिनट बता रहा है। LPM, LPM मतलब लाइन पर मिनट बता रहा है। DPI डॉट पर इंच बता रहा है, डॉट पर इंच बता रहा है। चलिए थोड़ी सी बात करें, देखो प्रिंटर की अगर बात करें प्रिंटिंग की, तो आज के टाइम पे आप जो भी आसपास अपने देख रहे हैं सब चीज़ प्रिंट ही होती है। आप टी शर्ट हो, शर्ट हो, कोई भी चीज़ हो, आप अदरवाइज जिस चीज़ को भी देखेंगे सब चीज़ें एक्चुअली में आप एक चीज़ को थोड़ा सा इमेजिन करें कि आप जो भी चीज़ आसपास देख रहे हैं, कोई पॉलीथीन है, कुछ भी हो, प्रिंटेड किया ही जाता है। सपोज डेट आप मार्कर चला रहे हैं, आप पेन चला रहे हैं, पेन में भी आपने देखा कुछ ना कुछ टाइपिंग है, कुछ ना कुछ प्रिंट किया गया है, क्योंकि एक टॉपिक तो है नहीं जो लिख दिया गया, कुछ भी चीज़ में प्रिंट ही किया जाता है। आप टी शर्ट कपड़े ले लीजिए, गारमेंट्स ले लीजिए, ठीक है, कोई आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, अदरवाइज कुछ भी चीज़ ले लीजिए, जहाँ भी टाइपिंग शब्द आता है, जहाँ कुछ लिखा आपको मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं टाइप किया जाता है, कहीं ना कहीं प्रिंट किया जाता है, समझ रहे। कोई बॉक्सेस को देख लीजिए, तो सबका अलग अलग फंडा है। कंप्यूटर्स में हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर, ठीक है। कोई भी आप वस्तु को यूज़ करते हैं खाने पीने वाली, उसमें देखिए कितना छोटा छोटा प्रिंट होता कि नहीं होता, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर की मैं बात करूँ, ठीक है, तो लेजर प्रिंटर की मैं सिर्फ बात नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा सा प्रिंटर भी समझाने वाला हूँ। प्रिंटर इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं। जैसे आपने देखा कैफे वाले के पास कभी जाइए और वहाँ पे जैसे आप वो आपका प्रिंट आउट जो होगा तुरंत निकाल देगा। एक सिस्टम के साथ प्रिंट आउट निकाला जाता है और एक प्रिंटर क्या होता है, वो स्कैन करके लगाता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। एक प्रिंटर हमारे स्कैन करके वो प्रिंट आपका बाहर आउटपुट देता है, और एक प्रिंटर जो होता है वो इनपुट लेता ही नहीं, क्योंकि वो क्या करता है, आपके सिस्टम से इनपुट लेगा, उसके अंदर स्कैनर नहीं, प्रॉब्लम है, स्कैनर नहीं होता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर आप जैसे डॉट मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे करेक्टर प्रिंटर्स पढ़ेंगे, समझ रहे हैं, ये सारे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। डेजिबल प्रिंटर पढ़ेंगे, लाइन प्रिंटर पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। क्या हम लोग यहाँ इम्पैक्ट की बात करें, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट आपका इंकजेट हो गया। इंकजेट प्रिंटर जैसे आपने देखा, कोई जैसे आप बुक्स को आप देखना, तो सबसे फर्स्ट पेज होता है जो प्रिंट होता है, नहीं जो थंबनेल वगैरह होती है, उसमें आप मल्टीपल कलर होते हैं, प्रिंट नहीं किया जाता, बिल्कुल किया जाता है 2-3 कलर एक साथ में, समझ रहे हैं। तो इंकजेट प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, सबकी मैं बात करूँ कहाँ किसका क्या प्रयोग किया था, वो भी बात कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका लेजर प्रिंटर भी आता है, ठीक है। देखो पहले पेज क्या होता था, पेज होता था, तो पेज को पहले डॉट यानी एक एक वर्ड को प्रिंट इस तरीके से करता था, एक एक वर्ड को प्रिंट करता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पूरे वर्ड को करने लगा, पूरे वर्ड यानी पूरे करेक्टर को करने लगा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लाइन प्रिंट पूरा होने लगी। फिर लाइन प्रिंट होने के बाद फिर पूरा पेज प्रिंट होने लगा। आप समझ रहे हैं, पहले डॉट होते थे, डॉट प्रिंट होते थे, डॉट ही तो होते थे, फिर लाइन प्रिंट होने लगी, बर्ड हुआ, बर्ड गया, फिर लाइन हुई, लाइन के बाद अब पेज हो गया प्रिंट, इस तरीके से चीजें बढ़ी, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आपकी बढ़ी। अब जैसे डॉट आपने देखे हैं, डॉट वगैरह होते हैं, इस तरीके से डॉट प्रिंट होते हैं, ठीक है।
यानी सारी चीज़ें होती हैं। तो जो पीपीएम है, ये पीपीएम मतलब पेज पर मिनट, पेज पर मिनट यानी 8 से 10 पेज बता रहा है, सॉरी 8 से 20 पेज बता रहा है पर मिनट में हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। इसकी गति सीमा क्या ये है, क्या 200 से लेकर 300 लाइन प्रिंट कर सकता है 1 मिनट में, क्या इसकी गति सीमा ये है कि ये 600 डीपीआई डॉट पर इंच यानी 600 डॉट एक पर इंच यानी कि इंच में काउंट कर सकता है, क्या इसकी गति सीमा ये है, क्या इनमें से कोई नहीं। चलिए बात कर लेते हैं। देखो पेज प्रिंट करना, लाइन प्रिंट करना, लाइनें जो होती है वो इस तरीके से लाइन प्रिंट होती हैं, ठीक है। तो इसका जो काम होता है सॉरी, ठीक है। तो एलपीएम जो होता है, एलपीएम ये लाइन प्रिंट करता है, ठीक है। लाइन प्रिंटर होता है, ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इसमें डेसिबल प्रिंटर्स भी आते हैं, इंकजेट प्रिंटर होता है, लेकिन लेजर प्रिंटर जो होता है वो पेज को काउंट करता है, तो पेज निकालता है। तो 8 से लेकर 20 पेज जो होते हैं वो पर मिनट होते हैं, ठीक है। और अच्छे तरीके से आगे चल के मैं आप समझा दूंगा अगर क्वेश्चन कोई आया। बाकी मैंने फिर भी आपको इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। और इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे डेसिबल हो गया, करेक्टर प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया, ठीक है। ये सारे प्रिंटर आपको देखने को मिलेंगे। इन नॉन इम्पैक्ट में आपको इम्पैक्ट इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर आपका लेजर प्रिंटर हो गया, ये आपको इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आपकी हो जाती हैं। डेसिबल डाई मशीनें वगैरह देखी हैं, जो हम लोग टी शर्ट वगैरह पहनते हैं उस पर कलर वगैरह होता है, डाई मशीनें करती है प्रिंट। तो इस तरीके से प्रिंटर का बहुत सीरीज होने वाला है। बाकी मैंने फिर भी चीजें आपको बता दी, एक्सप्लेन कर दी। आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर आज का 18 है, इंक जेट प्रिंट। देखो वही क्वेश्चन मैंने पीछे लिया और जस्ट कुछ क्वेश्चन तुरंत ही आ गया। तो जो पूछ रहा है कि इंक जेट प्रिंटर है वो इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट है, क्या बोथ है, दोनों है, क्या इनमें से कोई नहीं। इंक जेट प्रिंटर जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट होता है। कैसा होता है? नॉन इम्पैक्ट। लेजर प्रिंटर ये नॉन इम्पैक्ट होता है, मैंने अभी जस्ट बात की थी सॉरी, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट समझ। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो इंकजेट होता है, लेजर होता है, इसमें आपके डेसिबल, लाइन प्रिंटर, वेक्टर प्रिंटर, ये सब चीज़ें आपकी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये आपके यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके लेजर हो गया, इंकजेट हो गया, ये आपके नॉन इम्पैक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? बी आंसर। 18 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर आज का 19 की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब है। आंसर जरूर देंगे, आशा करता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के आविष्कारक का नाम क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं आशा करूंगा सभी साथियों से कि आप इस चीज का आंसर जरूर देंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल के बारे में मैंने जैसे थोड़ी देर पहले अभी ये बहुत चर्चित शब्द भी है और मैंने अभी इसके बारे में आपसे बात भी की थी शायद एआई के बारे में, ठीक है। क्योंकि मेरे को तो याद ही है शायद मैं, लेकिन आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। एआई के बारे में, एआई क्या है, एआई मैंने आपको बताया कि कितने बढ़िया काम कर रहा है। मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया था पीछे क्वेश्चंस में, ठीक है, कि कैसे हम लोग पता कर सकते हैं सबके बारे में, एआई के बारे में। अभी आप कैसे लग रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ बताया था। अभी आप कैसे हैं, 5 साल पहले कैसे लगेंगे, 5 साल पहले कैसे लग रहे थे आप, सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। एडिटिंग का काम सीख सकते हो, वीडियो के साथ आपने देखा एक वीडियो होती है उसमें आप सॉन्ग 2-2 3-3 सॉन्ग डाल रहे हो, ठीक है, थीम्स ऐड कर रहे हो, इफेक्ट डाल रहे हो, बहुत सारे काम कर रहे हो। क्योंकि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़े रहते हैं तो आप चीज़ों को देखते हो कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। सारे काम एआई टूल से होने वाले। आज का टाइम ही, आप ऑडियो देखते हैं, आप मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, आप मूवी देखते हैं तो आप थंबनेल देखते होंगे, यानी सारी चीज़ें आप जो भी काम करते हैं, मना नहीं करते हैं, लेकिन आप जो भी करते हैं तो आप देखते होंगे एआई जो होता है बहुत एडवांस लेवल पे जा रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो मैंने अभी आपको ये बताया था कि आप इसको सीखें, ठीक है, इस पर थोड़ा फोकस करें। एआई बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। सजेशन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मैं आपको अपनी बात बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या इसके फाउंडर का नाम पूछ रहा है? क्या इसके फाउंडर जॉन अब्राहम है? क्या इसके फाउंडर जॉन माउटली है? क्या इसके फाउंडर जॉन एमसी कार्थी है? क्या इसके फाउंडर आपके विजय भटकर है? यानी कि बात चल रही है तो जॉन अब्राहम की मैंने बात की थी, तो मैंने बताया था कि वैक्यूम ट्यूब का, क्योंकि ये दो से तीन बार क्वेश्चन आ चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आपको याद भी हो चुका होगा, ठीक है। बात मैंने ये भी बताया था वैक्यूम ट्यूब आपका 1905 में बनाया गया था। वैक्यूम ट्यूब नाम की टेक्नोलॉजी मशीन लैंग्वेज से। जॉन माउसली की बात करें तो जॉन माउसली क्वेश्चन जो आपका आपने पढ़ा था एनईए क्वेश्चन आपने पढ़ा था, इसके फाउंडर मैंने आपको बताया था शायद। एनईए क्वेश्चन के
जेपी एकर्ड और जॉन माउचली जो है वो 1936 में आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, बनाया गया था। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, समझ रहे हैं, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात होती है, जॉन माउचली उनका नाम यूज किया जाता है, ठीक है। जॉन एमसी कार्थी क्या बताया था, क्या हमने विजय विजय भटकर तो मैंने बताया था सर, आप कहेंगे विजय भटकर मैंने अभी आपको बताया था कि तो ये तो भैया आपके परम कंप्यूटर के हैं, परम 8000, ठीक है। और परम 8000 कौन है, ये आपको सुपर कंप्यूटर है भारत का, ठीक है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो आपका है वो परम 8000 है। तो परम 8000 के जो फाउंडर है वो विजय भटकर है। तो ये तो आपके हो गए वैक्यूम ट्यूब के, ये आपके हो गए एनीमेट के, ये आपके हो गए सुपर कंप्यूटर के। तो भाई साहब बचे कौन हमारे, जॉन एमसी कार्थी। जॉन एमसी कार्थी किस चीज के हैं, एआई के, किसके हैं, एआई टूल के हैं। एआई जो आपकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसके फाउंडर आपके हैं जॉन एमसी कार्थी। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। तो आज का क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 20 क्वेश्चन समथिंग मेरे हिसाब से शायद इस सीरीज में है भी, ठीक है, देखते हैं और आगे क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। तो आज की सीरीज में क्वेश्चन नंबर भी आपके 20 है और मैंने चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझा भी दिया, पूरा फंडामेंटल मैंने समझाने की कोशिश की है, आपके हर टॉपिक्स को मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। आपका चाहे वो आपका फिर डॉस चैप्टर, सॉरी डॉस को छोड़ते हैं, चाहे फिर वो आपका टाइप्स कंप्यूटर हो, जनरेशन आपका हो, आपके मेमोरी चैप्टर हो, आपका प्रिंटर हो, आपका हिस्ट्री हो, ठीक है, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो, करेक्टर्स हो, ठीक है। अदरवाइज आपके जो भी टॉपिक था बीसीसी यानी जो बेसिक कंप्यूटर जो फंडामेंटल था, ठीक है, वो मैंने आपका कंप्लीट किया है इन्हीं 20 क्वेश्चनों के माध्यम से और पूरी चीज़ों को समझाने की भी कोशिश की है। पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन नंबर, हम लोग लास्ट हमारा भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम और आविष्कारक के नाम पूछ रहा है। तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है और उनके आविष्कारक का नाम क्या है। तो भारत का सुपर कंप्यूटर मैं अभी बात करने वाला भी हूँ। तो उससे पहले मैं बात करूं, ठीक है, क्या टिम बर्नर्स-ली उसके फाउंडर हैं, क्या विजय भटकर हैं, क्या विलियम शॉकली हैं, क्या डॉक्टर डॉगलस एंजल सी एंजल बर्ट है। 4 लोग दिए गए। डॉक्टर टिम बर्नर्स-ली की थोड़ी सी बात कर लें। टिम बर्नर्स-ली ये बहुत चर्चित शब्द भी है और आपने अगर एचटीएमएल सुना होगा, क्या सुना होगा, एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल बेटा एक वेबसाइट का नाम है, सॉरी सॉरी एक लैंग्वेज है एचटीएमएल, ठीक है। और इसके साथ में सीएसएस भी यूज़ की जाती है, लेकिन इसके और डब्ल्यू के बारे में भी आपने नाम सुना होगा, डब्ल्यू, ठीक है। ये तीन दो चीज़ें क्या है, एचटीएमएल और सीएसएस, सॉरी एचटीएमएल और डब्ल्यू जो है। एचटीएमएल की बात करूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू जो आपका होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसकी मैं बात करूँ तो इन दोनों के जो फाउंडर हैं वो आपके टिम बर्नर्स-ली ही है, वो टिम बर्नर्स-ली है एचटीएमएल के और डब्ल्यू के फाउंडर कौन है, टिम बर्नर्स-ली है। बात करें विजय भटकर जी की, तो विजय भटकर मैंने साथ कुछ बताया था, विलियम शॉकली, विलियम के बारे में भी मैंने कुछ बताया था, डॉक्टर डॉगलस एंजलबर्ट इनके बारे में भी बताया था। तो डॉक्टर डॉगलस एंजलबर्ट जो है ये माउस के हैं, किसके, माउस, ये माउस के संस्थापक हैं। कीबोर्ड के संस्थापक आपको ना पता हो तो उसको भी हैं क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, उससे कौन है, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है, माउस के, डॉक्टर डगलस सी एंजलबर्ट, ठीक है। इसके बाद में बात करें हम लोग मॉनिटर के डॉक्टर फर्दिनंद बोलते हैं उनको, ठीक है, डॉक्टर फर्दिनंद वगैरह हैं, तो मॉनिटर के हैं आपके, ठीक है। विलियम शॉकली किसके हैं, तो ट्रांजिस्टर के, भाई साहब ने बताया था ट्रांजिस्टर के फाउंडर हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गए। विजय भट्ट जी की बात करें तो विजय भटकर किसके हैं, तो भाई सुपर कंप्यूटर के हैं। तो क्या सुपर कंप्यूटर के ही पूछे गए, जी हाँ, सुपर कंप्यूटर के ही फाउंडर का नाम पूछा गया और सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था ये भी पूछा गया। तो ये टाइपिंग टाइस्ट नहीं करवाए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है, टाइपिस्ट जी हमारे हैं, ठीक है, आप टाइपिंग हो जाती कभी कभी इशू वाली। तो परम 8000 है जो, ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, इसके फाउंडर जो है कौन है, विजय भटकर जी हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, आशा करता हूँ आपको बहुत चीज़ें, यानी कि हाँ ठीक है, इतने क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 मैंने ही लिए और 20 क्वेश्चन में ही आपका पूरा फंडामेंटल, पूरा उसका निचोड़ सब कुछ क्लियर कराने की कोशिश की है कि आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएँ, ठीक है। बाकी आपको होली के इस अवसर पर ढेर सारी विशेष, आशा करता हूँ आपको चीज़ें बहुत ही समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ऐसे ही प्यार भी देते रहिए, बाकी चीज़ें आपको समझ में आई है, अच्छी बात है, आशा करता हूँ निराश नहीं करूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक
जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती। अल्लाह हाफ़िज़।